नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कल तक युद्ध विराम के लिए 15 पॉइंट्स का प्रस्ताव भेजने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपनी बात से पलट रहे हैं और अब उनका नया दावा है कि ईरान उन्हें सुप्रीम लीडर बनाना चाहता है, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। रिपब्लिकन पार्टी के एक फंड रेजर कार्यक्रम में बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के नेतृत्व ने अनौपचारिक रूप से यह सुझाव दिया था कि वो यानी ट्रंप इस्लामिक गणराज्य के अगले सर्वोच्च नेता बन जाएं, लेकिन मैंने उनसे कहा नो थैंक यू। हालांकि ट्रंप की बातों को अब उनकी पार्टी के लोग भी गंभीरता से नहीं लेते हैं और कई रिपब्लिकन नेता अब ट्रंप से ईरान जंग के मसले पर दूरी बना चुके हैं। इस बीच ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकाया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि ईरानी बातचीत करने वाले बहुत अलग और अजीब हैं। ईरान के लोग जिनसे हमारी बातचीत हो रही है वो बहुत अलग और अजीब हैं। वो हमसे डील करने की भीख मांग रहे हैं, जो उन्हें करना भी चाहिए क्योंकि वो मिलिट्री तौर पर पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और उनके वापस आने का कोई चांस नहीं है। फिर भी वो सबके सामने कहते हैं कि वो सिर्फ हमारे प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। गलत। उन्हें जल्द ही सीरियस हो जाना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि एक बार ऐसा हो गया तो फिर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा और यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये कह रहे हैं यहां पर डोनाल्ड ट्रंप। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप यहां धमका भी रहे हैं और फिर अपनी बात रखने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ईरान ट्रंप की गिदर भभकियों से नहीं डर रहा है, इन गिदर भभकियों में नहीं आ रहा है। उनसे फिर कहा है डोनाल्ड ट्रंप से कि वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों पर जंग खत्म नहीं करेगा। ये ईरान कह रहा है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक ये अमेरिका ने मध्यस्थ देशों के जरिए जो प्रस्ताव भेजा वो धोखा है और जमीनी हकीकत से कटा हुआ है और इसका मकसद सिर्फ दबाव बनाना है। ईरान ने कहा है कि युद्ध का अंत तभी होगा जब उनकी शर्तें मानी जाएंगी। इसके लिए ईरान ने 5 प्रमुख शर्तें रखी हैं। ईरान के खिलाफ हमलों में यहाँ जो 5 प्रमुख शर्तें हैं, देखिए क्या क्या हैं। पहली शर्त है कि ईरान के खिलाफ हमलों और टारगेटेड किलिंग्स पर पूरी तरह से रोक लगे। दूसरी शर्त यहां पे है कि भविष्य में दोबारा युद्ध न होने की ठोस गारंटी दे अमेरिका और इजराइल। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गारंटी की मांग की गई है, इंटरनेशनल गारंटी। तीसरी डिमांड, युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा मिले। चौथी डिमांड, सभी मोर्चों पर संघर्ष का पूर्ण अंत हो। और 5वीं डिमांड, हॉर्मुज स्ट्रेट यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिले। ये कहा गया है इधर ईरान की तरफ से। ईरान ने यह भी कहा है कि जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं होती हैं तब तक जवाबी कार्रवाई जारी रखेगा ईरान। यही वजह है कि इजराइल समेत कई खाड़ी देशों पर ईरान के हमले जारी हैं। इस बीच खर्ग द्वीप की रक्षा के लिए भी ईरान ने सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था कर ली है। खर्ग आइलैंड यानी खर्ग द्वीप से ईरान अपने करीब 90% कच्चे तेल का निर्यात करता है। यही वो जगह है जहां से वो हॉर्मुज स्ट्रेट और वहां से आगे दूसरे देशों को जाता है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों कहा जा रहा है कि ईरान ने इस आइलैंड को युद्ध के किले में बदल दिया है। यहां अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं और सबसे खतरनाक बात कि किनारों पर एंटी पर्सनल और एंटी आर्मर माइंस बिछा दी गई है। यानी अगर अमेरिकी सेना यहां उतरती है तो सीधे मौत के जाल में फंस सकती है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम इस छोटे से द्वीप पर, छोटे से आइलैंड पर, खर्ग आइलैंड, इस पर कब्जा करने के विकल्प पर विचार कर रही है। मकसद है कि ईरान पर दबाव बनाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए मजबूर करना, लेकिन सैन्य विशेषज्ञ इस प्लान को बेहद जोखिम भरा बता रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का साफ कहना है उनके मुताबिक कि खर्ग आइलैंड पर जमीनी ऑपरेशन का मतलब भारी अमेरिकी नुकसान हो सकता है। ईरान ने हाल ही में मैन पैड्स यानी कंधे पर दागे जाने वाले मिसाइल सिस्टम भी यहां तैनात किए हैं, जो हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स से के लिए बड़ा खतरा है। ये कहा जा रहा है डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक उनके द्वारा।
इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने दो टूक कहा है कि जहां भी अमेरिकी हित दिखेंगे वहां हमला किया जाएगा और जो देश अमेरिका का साथ देगा वो भी निशाने पर होगा। इस बयान ने पूरे इलाके में डर और तनाव का आलम यहां बढ़ा दिया है, यानी डर और तनाव और ज्यादा बढ़ा दिया है इस बयान ने। हालांकि यह डर केवल ईरान के दुश्मनों के लिए है, क्योंकि अरागची ने यह भी कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद नहीं है, बल्कि सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है। उन्होंने कहा कि दुश्मन देशों और उनके सहयोगियों के जहाज़ों को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति देने का कोई कारण नहीं है। साथ ही अरागची ने यह भी दावा किया है कि ईरान की सेना ने मित्र देशों के जहाज़ों के लिए सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित किया है। एक सरकारी टेलीविजन को दिए गए एक इंटरव्यू में अरागची ने कहा कि ईरान ने अब तक चीन, रूस, पाकिस्तान, इराक और भारत जैसे देशों को, भारत भी है इसमें, भारत जैसे देशों के जहाज़ों को गुजरने की अनुमति दी है। इस बीच ये तो एक दूसरी खबर ये भी कि ईरानी संसद यानी मजलिस जो है, वहाँ की संसद मजलिस ने स्ट्रेट हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल टैक्स लगाने के लिए कानून को मंजूरी देने पर वो विचार कर रही है। ईरान की संसद विचार कर रही है, यानी ईरान अब इस जल मार्ग से सुरक्षित गुजरने के लिए जहाज़ों से शुल्क वसूल सकता है, टैक्स वसूल सकता है। संसद की कंस्ट्रक्शन कमेटी के प्रमुख ने कहा है कि एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, लेकिन अभी ये बिल का रूप नहीं ले सका है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव का मकसद वहां से गुजरने वाले जहाज़ों को सुरक्षा देना है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि कितना टोल वसूला जाएगा, यानी टोल नाका वहां पर बनाया जाएगा, लगाया जाएगा। यानी यहां साफ है कि ट्रंप के कारण सारे देशों में बिना बात का आर्थिक दबाव झेलना पड़ रहा है सारे देशों को, क्योंकि बिना तेल के किसी का गुजारा नहीं होने वाला है। यह आप और हम और पूरी दुनिया अच्छे से जानती है। ट्रंप भी इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं, इसीलिए अब किसी भी तरह जंग को रोकने में वो लगे हुए हैं, मगर इसमें उनका बड़बोलापन सबसे बड़ा नुकसान करवा रहा है। अगर ये जंग डोनाल्ड ट्रंप रुकवाना चाहते हैं तो उनको सबसे बड़ी सलाह यही हो सकती है कि जुबान पे लगाम लगाएं, क्योंकि वो रोज़ सुबह शाम जो उनकी बातें आती हैं इस जंग को और आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं, न कि रोकने या रुकवाने की कोशिश। इधर ईरान के बड़े नेताओं और अधिकारियों की हत्या का सिलसिला भी नहीं रुक रहा है। अभी ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के नेवी कमांडर अली रेजा तंगसीरी, जी हाँ, अली रेजा तंगसीरी की एक हमले में मौत हो गई है। यह हमला ईरान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में हुआ है। हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक पुष्टि या बयान जारी नहीं किया गया है। बंदर अब्बास पर हुए हमले के बाद इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान अपने शीर्ष कमांडर, जो टॉप कमांडर्स हैं, उनकी मौत का बदला लेने के लिए जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जिससे खाड़ी देशों में, गल्फ कंट्रीज और अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में सुरक्षा संकट गहरा सकता है। तो एक तरफ युद्ध विराम का दिखावा, सीज फायर का दिखावा, और दूसरी तरफ ईरान के शीर्ष नेताओं और अधिकारियों को मारने का सिलसिला जारी रखने से क्या शांति बहाली हो पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने करीबी सहयोगियों और नेतन्याहू के बुने हुए जाल में खुद फंस गए हैं, जिससे निकलने का रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा है? अपने ही दांव से कैसे पलट रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ईरान ने कैसे कर दिया है बड़ा खेल? आज इन सब पर हम इस अगले घंटा डेढ़ घंटा हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये दुनिया आखिर जा किस दिशा में रही है और जियोपॉलिटिक्स क्या कह रहा है, और इन सब के बीच ग्लोबल ऑर्डर किस दिशा में जाते हुए हम देख रहे हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ सीधे ईरान से जुड़े हुए हैं हमारे साथी हुसैन साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हुसैन साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ इधर जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हिंदुस्तान से शकील अख्तर जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सभी का स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे चलते हैं ईरान, और ईरान से ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। हुसैन साहब, ज़रा ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे सुप्रीम लीडर बनाने का ऑफर दिया गया,
और मैंने मना कर दिया। चलिए इस पे आएंगे। ये अब सवाल पूछने में भी मुझे हंसी आ जा रही है और आपके चेहरे पे भी मुस्कान आ रही है, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी बोल रहे हैं, यही कहूँगा कि कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन अभी सूरत हाल ईरान का ज़रा बताइए। IRGC के टॉप कमांडरों में से एक, नेवी के जो चीफ थे, उनकी हत्या की बात आ रही है। इसकी पुष्टि हुई है क्या? यह सच है क्या? एक ये बताइए। दूसरा, सूरत हाल ग्राउंड जीरो पे क्या चल रहा है, ये बताइए। यही पहला जो आपने सवाल पूछा है जी, करना चाहूंगा कि क्या उनकी जो शहादत की बात की जा रही है, क्या उसकी पुष्टि हुई है या नहीं? तो नहीं, अभी तक की पुष्टि यहाँ पर नहीं हुई है। जो यहाँ पर ऑफिशियल सोर्सेज हैं उन्होंने अभी इसको कंफर्म नहीं किया है। लेकिन जो बात इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अभी यानी ये सारी चीजें वो हैं कि जो अमेरिका और इसराइल की इस जंग में हार को दिखाती हैं और साबित करती हैं कि वो जब किसी मोर्चे हैं तो कोशिश करते हैं किसी बड़े ऑफिशियल को मार करके, उसको शहीद करके अपनी विक्ट्री दिखाएं। लेकिन ये सब जानते हैं कि ये एक टैक्टिकल चीजें होती हैं और इसको स्ट्रेटेजिक जीत जो है वो नहीं कहा जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, उसको आपकी खुलवाने की हिम्मत नहीं है, और तो नेवी के जो कमांडर हैं और दूसरे ऑफिशियल्स हैं वो मार करके जो जैसे कहते हैं कि अपनी खिसियाहट किसी तरह से मिटाना चाहते हैं। तो ये यानी ये सूरत हाल है। यहाँ ग्राउंड पर जो सिचुएशन है वो एज इट इज है, नॉर्मल है। यानी यहाँ यकीनन जंग चल रही है तो उसका थोड़ा बहुत असर होता है, लेकिन वही है कि सिस्टम को नहीं दिखता है, उसकी बहुत सारी हमें निशानियां देखने को मिलती है। मैं आपको लेटेस्ट चीज बताऊंगी कि ईरान में अभी म्यूनिसिपैलिटी लेवल के इलेक्शन होने वाले हैं 1 महीने के बाद, तकरीबन 1 महीने के बाद ये इलेक्शन जो है वो होंगे। ये मई की 2 या 3 तारीख को ये इलेक्शन होना तय है। जो पहले से डेट तय की गई थी, ये ऐलान हो गया है कि वही डेट रहेगी और उसका प्रोसीजर चल रहा है। उसमें जिन लोगों को नॉमिनेशन करना है वो लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं, जिनको अपनी पब्लिसिटी करना है वो अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। तो ये सारा यानी आप देखें कि ये सिस्टम और ये स्ट्रक्चर कितना मजबूत है। इस पूरी जंग के बावजूद भी जो है वो ये मुकम्मल तौर पर ये आगे बढ़ रहा है और इसके जो इलेक्शन है और इसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरी तरह से अभी मजबूत है। जी जी, पूरी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम भी मजबूत है। और इस बीच ये जो हॉर्मुज पे टोल टैक्स लगाने की बात जो आ रही है, मजलिस का कहना, संसद के एक्सपर्ट कमेटी का कहना है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि देखिए हमारे पास जो खबरें आती हैं उन्हीं खबरों के दम पर और आप लोगों के जरिए बहुत बातें हम अपने तमाम दर्शक साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो खबरें हम देते हैं हो सकता है उन खबरों में भी सच्चाई ना हो, इसीलिए आपसे बेहतर कौन बताएगा, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे आप हैं। ये बताइए कि क्या सचमुच हॉर्मुज को लेकर ऐसा कोई प्लान चल रहा है जिसमें टोल टैक्स, टोल नाका की बात हो? यहाँ की संसद में, यहाँ की पार्लियामेंट में ये बात शुरू हो गई है और उनकी जो स्टैंडिंग कमेटी है उसको इन्होंने ये जिम्मेदारी दी है कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से किस तरह से हम यहाँ पर टोल टैक्स वगैरह ले सकते हैं। यानी पहले कि ईरान अगर ये काम करेगा, जंग रुकने के बाद ये काम करता है, तो वो दादागिरी की बुनियाद पर नहीं करेगा, बल्कि उसको ये है कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसकी रियायत होनी चाहिए और उसको फॉलो करते हुए हम किस तरह से टोल टैक्स ले सकते हैं, इसको डिस्कस जो है वो किया जा रहा है। उनकी स्टैंडिंग कमेटी आने वाले कुछ दिनों में अपना जो यानी ये कानून है इसको पेश करेगी और फिर इसे पास किया जाएगा। जी, फसाहत हुसैन साहब, जरा ये बताइए कि कल से लेकर आज तक ईरान के ऊपर क्या हमले हुए उधर से, और ईरान ने कितने हमले इजराइल और इधर जो गल्फ कंट्रीज है उस पर किए हैं? ऐसी भी खबर है आप लोगों के पास? हमले जारी हैं क्या? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ईरान पर हमले चल रहे हैं और ईरान भी हमले कर रहा है। यानी रोजाना वो डिटेल्स आती हैं कि गल्फ कंट्रीज में जिन जगहों पर अटैक कर रहा था ईरान, उसने वहां पर किया है और ईरान पर भी अटैक हुए। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि ईरान पर जो अटैक हो रहे हैं 70% अटैक कम हो गए हैं, 70% हो गए हैं। और उसकी वजह यह है कि ईरान, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि 13 जो अमेरिकन बेसेस हैं उनको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। 13 एयर बेसेस को, न्यूयॉर्क टाइम्स की जो है वो ये रिपोर्ट है कि 13 जो बेसेस हैं अमेरिका के अलग अलग कंट्रीज में, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है, उनको
जो है वो इस लायक नहीं बनाया है कि उन्हें जो है वहां से यूज किया जा सके। और दिलचस्प बात यह है, बल्कि चुटकुला ये है उसमें, कि वो कह रहे हैं कि अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं वो रिमोट है, यानी वो आईटी के वर्कर्स के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो अगर सोल्जर जो है वो वर्क फ्रॉम होम करने लगे, हमें समझ लेना चाहिए कि सिचुएशन जो है वो क्या आ गई है। तो फिलहाल जो ग्राउंड की सिचुएशन है वो ये है। जी जी जी, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, सही फरमा रहे हैं। अगर ये एक बड़ा, जरा आप बने रहिए, जरा जल्दी से आना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, ये जो रिपोर्ट है कि जो बता रहे हैं फसाहत हुसैन साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अमेरिकन सोल्जर्स अगर वर्क फ्रॉम होम पे चले जाएं तो फिर क्या कहा जाएगा इस ईरान के जंग में, और डोनाल्ड ट्रंप साहब इतने परेशान नजर आ रहे हैं। स्वामी जी आपने ये सुना होगा और देखा ही होगा और महसूस भी किया होगा, हाथी सबसे बड़ा जानवर होता है, बहुत वेट होता है, बहुत बड़ा विशालकाय होता है जी, और शेर जो है वो छोटा होता है, लेकिन शेर अपनी ताकत से हाथी को परास्त कर देता है। देखिए, भारतवर्ष के अंदर आपने देखा, एक घड़ी डिटर्जेंट करके एक आज के तारीख में कानपुर की कंपनी है, और पहले एक निरमा पाउडर एक कंपनी होती थी, बड़ी छोटी सी कंपनी थी जी, और हिंदुस्तान लिवर जैसी कंपनी को उसने ऐसा धता बताया था कि लोग जो है घड़ी डिटर्जेंट और निरमा पाउडर ही खरीदने लगे थे। क्योंकि देखिए, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी होती है और बहुत ज्यादा भारी नहीं होती है और बहुत ज्यादा विशालकाय नहीं होती है, तो आपके अंदर स्फूर्ति होती है, आपके अंदर एनर्जी होती है। और ईरान ने जो दिखाया है, जो मैनेजमेंट सिद्धांतों को उन्होंने प्रूव किया है कि जो लोग ये मुगालते में थे कि हमारा इतना बड़ा साम्राज्य है कि हम वेनेजुला में भी उनके राष्ट्रपति को उठा के ला सकते हैं, हम क्यूबा को भी धमकी दे सकते हैं, हम कनाडा को भी धमकी दे सकते हैं, हम यूक्रेन को भी धमकी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके सामने एक ऐसी सेना खड़ी हो जो डिटरमिन्ड हो, जिसने ये डिसाइड कर लिया हो कि अब तो हमें ये युद्ध जीतना है। और आपने देखा हमारे इतिहास काल में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे युद्ध इस प्रकार से जीते गए थे जहां सेना छोटी थी लेकिन उनके अंदर स्फूर्ति थी, उनकी लीडरशिप थी और उनकी लीडरशिप एक डायरेक्शन देती थी। भाई हमारे, अगर आप महाभारती काल को देख लेंगे तो महाभारत काल में इधर कुछ छोटी सेना थी और कौरवों के बाद बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन जीत तो पांडवों की हुई थी। पांडवों के साथ क्यों जीत हुई थी? क्योंकि उनके साथ धर्म था, उनके साथ सत्य था। और आज के तारीख में पूरा विश्व समुदाय यह मानता है ईरान के साथ धर्म है। देखिए, हम लोग भी ईरान का समर्थन न करते, अगर फर्स्ट मूव ईरान ने किया होता और उन्होंने इजराइल पे अटैक किया होता या अमेरिका के एयर बेसेस पे अटैक किया होता, लेकिन जहां पे वार्ता चल रही है और जहां शांति के पूरे आसार नजर आते हैं, वहां पे अगर इजराइल सब नियमों का, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए ईरान के अंदर आक्रमण करता है, उनके अयतुल्ला की शहादत करता है, छोटे छोटे बच्चों को मार देता है, तो ये बिल्कुल हम लोग सत्य के साथ हैं, हम लोग धर्म के साथ हैं, हम लोग हमेशा धर्म के साथ रहे हैं। और चाहे कितना भी विशालकाय शरीर वाला, कितनी बड़ी सेना वाला अधर्म के साथ खड़ा हो। भाई आपने देखा सारे योद्धा जो थे महाभारत काल में वो तो कौरवों के साथ थे। वहां पे भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, कर्ण थे और सारे लोग थे। और इधर कौन थे? केवल भगवान कृष्ण थे। लेकिन भगवान कृष्ण थे और धर्म था और सत्य था, इसलिए उनकी विजय हुई है। और मुझे ऐसा लगता है, अगर बचपन में कभी आपने, वैसे ये उदाहरण अगर उचित न लगे तो कोई बात नहीं, जैसे बर्रे के छत्ते में कोई ढेला बच्चा मार दे और उसके बाद वो चिपक जाए और फिर आदमी तड़पड़ाए कैसे निकले, तो वास्तविकता में इन्होंने एक ऐसे नेशन को जिसके अंदर डिटर्मिनेशन था, जिसने ये ठान लिया था कि इनकी गुंडागर्दी को खत्म करना है, उसमें आपने ढेला मार के उनको उत्तेजित कर दिया है, पूरे देश को यूनाइट कर दिया है। और देखिए, इतना अच्छा डिप्लोमेटिक मूव किया है ईरान ने, और इतना बढ़िया डिप्लोमेटिक मूव। पाकिस्तान को स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाने की अनुमति है, बांग्लादेश को अनुमति है, भारतवर्ष को अनुमति है, श्रीलंका को अनुमति है, रूस को अनुमति है, चीन को अनुमति है। कल तक हमारे देश का गोदी मीडिया जो ये प्रलाप कर रहा था कि हमको स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से क्यों नहीं जाने दे रहा है ईरान, आज उन्होंने उनकी भी एक प्रकार से जवाब दे दिया है।
तो देखिए, जो डिप्लोमेटिक मूव्स हैं और जो ह्यूमन रिलेशंस के इश्यूज हैं, उसको ईरान इतनी अच्छी तरह से हैंडल कर रहा है। और ये तो डोनाल्ड ट्रंप अगर इस तरह की बात करते हैं, मुझे स्पिरिचुअल लीडर बना रहे थे और हर तरह से झुके जा रहे थे, तो ये तो उसी प्रकार की बात है कि हम मान रहे थे और वो लोग मान गए हैं। लेकिन मैं तो वो सिजनोफीनिया से पीड़ित हूं, मैं तो एक प्रकार के हिस्टीरिया से पीड़ित हूं, मैं तो इन सब चीजों को नहीं मानूंगा और मैं तो लड़ाई लड़ूंगा। और ये बात बिल्कुल पक्की है कि जिस प्रकार से विश्व को इन्होंने आतंक की तरफ और एक गंभीर अर्थव्यवस्था की तरफ दो लोगों के पागलपन ने ढकेल दिया है इस विश्व को, इसको बचाने के लिए मेरे ख्याल से अगर 3 लोग अपने पद से उतर जाएं, केवल 3 जगह रिजीम चेंज हो जाए, विश्व में शांति हो सकती है। एक अमेरिका में, एक इजराइल में और एक दूसरे देश में, जिसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। जी जी, नहीं आप कह सकते हैं। चलिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ कह रहे हैं, दोबारा आता हूँ और आप कहने की कोशिश कीजिएगा और ज़रा जल्दी से दोबारा आना चाहता हूँ। फिर से इधर चलेंगे ईरान, जल्दी से फिर से चलते हैं ईरान। और हुसैन साहब हमारे साथ हैं, फसाहत हुसैन साहब हमारे साथ बने हुए हैं। हुसैन साहब, आवाज़ आ रही है मेरी? हुसैन साहब जुड़े हैं या शायद उनका वीडियो स्टिल डिस्कनेक्ट हो गए हैं? कोई बात नहीं, जल्दी से डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास आता हूं, जब तक कनेक्ट करें। फसाहत हुसैन साहब हमारे साथ सीधे ईरान से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं तो ज़रा जल्दी आ जाता हूं। ज़रा ले आइए उनको, स्क्रीन पे ले आइए। और सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट उनसे करना चाह रहा हूं कि आखिर अमेरिका क्यों कह रहा है कि ईरान हमसे समझौते की भीख मांग रहा है? ज़रा समझें उनसे कि ईरान को आखिर भीख मांगने की नौबत क्यों आ गई। हुसैन साहब, आवाज़ आ रही है हमारी? आवाज़ नहीं आ रही। चलिए, दोबारा उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए। और डॉक्टर राकेश पाठक जी, डॉक्टर साहब ज़रा समझना चाहता हूं आपसे। आ गए? हुसैन साहब, आवाज़ आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी, कोई बात नहीं। ज़रा ये बताइए कि ये ईरान के ऊपर दावा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब कि ईरान समझौते की भीख मांग रहा है। अच्छा, और इधर सैयद अब्बास अरागची, फिर इधर जो विदेश मंत्री हैं, फिर आपके राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान, इन सब के बयान आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमको कोई समझौता करना ही नहीं है। हमने अपनी 5 शर्तें, उन 5 शर्तों को हमने ऑलरेडी दिखा दिया है शुरुआत में कि क्या शर्तें रखी गई हैं ईरान की तरफ से। वो शर्त मान लीजिए, हम समझौता कर लेंगे। तो ये क्या सचमुच समझौते की भीख वाली बात यहाँ आ रही है? शर्तों, समझौतों, इन सब के बारे में ईरान के अंदर क्या चल रहा है, जरा ये बताइए। फसाहत हुसैन साहब फिर शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। फिर चलिए, मैं समझ सकता हूं। हाँ, हुसैन साहब, आवाज आ रही है? हुसैन साहब, आवाज 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 दीजिए। आवाज नहीं आ रही है। आवाज, जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मैंने लोकेशन चेंज की है। आई होप के यहाँ पर जो है वो कनेक्शन सही हो सकेगा। जी जी, मैं समझ सकता हूं। और बहुत शुक्रिया आपको कि कम से कम जुड़ने की कोशिश, और इतनी मेहनत से आप लोग जुड़ने की कोशिश करते हैं। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? हमारे तमाम साथी जो लाइव वहां से देख पाते हैं आप लोगों को, आपके विचारों को ही नहीं सुनना, बल्कि ग्राउंड जीरो पे क्या चल रहा है, हकीकत क्या है, आपसे बेहतर, आप लोगों से बेहतर कौन बताएगा। तो फसाहत हुसैन साहब, ज़रा ये बताइए कि क्या यहाँ शर्तों की जो बात चल रही है दोनों साइड से और खासकर ईरान की तरफ से, इस पर क्या कुछ है ईरान में? आप अगर मेरे हुसैन, आप उन शर्तों के बारे में जो पूछ रहे थे कि क्या वो भीख मांगी जा रही है, तो देखिए, पहली बात तो ये है कि जंग रोकने की जो बात शुरू की गई है वो यहां से नहीं की गई है, वो उस तरफ से आई है। और जैसे 12 रोजा जंग में 6 महीने पहले जी डिस्कनेक्ट हो गए, फिर से आवाज जा रही आ रही है। दोबारा कोशिश करते हैं जोड़ने की हुसैन साहब को। शर्तों को जी प्लीज आ गए आपकी जी, क्या जी आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। जी बताइए। जी जी जी, तो ये जो शर्तें रखी गई हैं, अगर कोई इन शर्तों को देखेगा तो
इन शर्तों से कोई भी ये नहीं कह सकता है कि जंग रोकने की भीख मांगी जा रही है। बार बार डिमांड फिर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। चलिए मैं अपनी टीम को कहूँगा कि ज़रा कोशिश करें ठीक से जोड़ने की, और फिर क्योंकि बहुत कुछ सुनना समझना है इनके ज़रिए। डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहता हूँ। अमेरिका, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में कहाँ दिखाई दे रहे हैं, ज़रा ये बताइए, सीधा सवाल। जी राजीव जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी ने बहुत अच्छी एक बात कही कि दुनिया के इतिहास में अनेक ऐसी लड़ाइयां हैं, अनेक ऐसी जंग हैं जिनमें बहुत कम संख्या वाले लोगों ने बड़ी बड़ी फौजों को शिकस्त दी है। मैं सिर्फ दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। एक सन 1671 में सराय घाट का युद्ध हुआ था ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे असम में। मुगल शहंशाह औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह के बेटे राजा राम सिंह के नेतृत्व में बड़ी भारी फौज भेजी थी। दूसरी तरफ अहोम साम्राज्य की तरफ से लाचित बड़फुकन नाम का एक युवा सेना नायक था। मुगल सेना परास्त हुई थी। इतिहास में सोने के अक्षरों से लाचित बड़फुकन का नाम लिखा हुआ है। असम में घर घर पूजा होती है। शायद ही कोई ऐसा कस्बा शहर हो जहां लाचित बड़फुकन की मूर्ति न लगी हो। संयोग से बता दें, असम में फिर चुनाव होने जा रहा है। पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं लाचित बड़फुकन को अंग्रेजों से लड़ना बता दिया था, जबकि उनका युद्ध मुगल सेना के साथ हुआ था। दूसरी लड़ाई बैटल ऑफ सारागढ़ी 1897, ब्रिटिश भारतीय फौजों ने अफगान फौज से मुकाबला किया था सारागढ़ी में। उस वक्त सिख रेजिमेंट जो थी ब्रिटिश भारतीय फौज की, उसमें कुल जमा उस वक्त जो चौकी पर जवान थे 21 जवान बचे थे। अफगान फौज थी 12,000 की। उस लड़ाई में भी जीत ब्रिटिश भारतीय फौज की हुई थी। मुट्ठी भर सिख रेजिमेंट के जवानों ने अफगानों को मार भगाया था। इस पर चर्चित फिल्म बनी है केसरी, तेरी मिट्टी में मिल जावा, जिसका बहुत चर्चित गीत है। तो दुनिया का सैन्य इतिहास छोटी छोटी सेनाओं द्वारा बड़े बड़े सम्राटों, शहंशाहों को हराने के विवरणों से भरा पड़ा है। आज दुनिया एक बार फिर देख रही है, दुनिया का दरोगा अमेरिका, उसका सरफरा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान जैसे 11,800 किलोमीटर दूर बसे हुए देश में लड़ाई में कूद पड़ा है और हर दिन उसे मात खाना पड़ रही है। निश्चित तौर पर ईरान के खिलाफ भी जो इजराइल और अमेरिका के हमले हैं वे भी कम नहीं है। लेकिन क्या इससे पहले दुनिया ने, आज से 28 दिन पहले किसी ने सोचा था कि अमेरिका जैसी फौज, इजराइल जैसा परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र ईरान को इतने दिनों तक युद्ध में झुका नहीं पाएगा? लड़ाई जब शुरू हुई थी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा होगा कि जंग 2-4 दिन चलेगी, ईरान घुटनों पर आ जाएगा, हथियार डाल देगा, सरेंडर कर देगा। लेकिन उधर सरेंडर का रिवाज नहीं है, इधर कहीं है पता नहीं। एक नारा आजकल चलता है, सरेंडर भी गायब, सिलेंडर भी गायब, वगैरह वगैरह। लेकिन ईरान की सेना ने, ईरान के निजाम ने, वहां की जनता ने सरेंडर नहीं किया है। अब इस लड़ाई में अमेरिका जिस मोड़ पर खड़ा है उसके पास 2 विकल्प है। एक तो जमीनी लड़ाई छेड़े, किसी तरह से ईरान की धरती पर घुस बैठे। आपने खर्ग द्वीप का जिक्र किया, उस पर भी मैं थोड़ी सी बात कहूंगा। दूसरा है परमाणु हमला। परमाणु हमला डोनाल्ड ट्रंप कर नहीं सकते किसी सूरत में। वे जानते हैं इसके बाद दुनिया में जो थू थू होगी, मानवता जिस तरह कराहेगी, उसे बर्दाश्त करने की ताकत इस वक्त दुनिया में किसी के पास नहीं। तो एकमात्र विकल्प बचा है जमीन पर अपनी फौजें उतार देने का, या तो आसमान से हवाई जहाजों के जरिए या समुद्री किनारों से। पहले विकल्प को हम खारिज करते हैं कि पैराट्रूपर्स वहां पर नहीं उतारे जा सकते, हवाई जहाज से उतारने की कोशिश करेंगे। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन उनके हवाई क्षेत्र में आने वाले जहाजों को मार गिराएंगे, क्योंकि वे तो बहुत दूर तक गिरा रहे हैं। F-35, F-15, F-18
F-16 अब्राहम लिंकन F-16 USS अब्राहम लिंकन अभी डेंटिंग पेंटिंग करा के लौटा है, पाउडर लिपस्टिक लगा के जाने कहां से, फिर उस पर हमला करने की तैयारी है। तो ऐसी स्थिति में एक विकल्प बचता है, आसमान से तो फौज नहीं उतार सकते, खाड़ी के देशों से आसपास का जो समुद्री किनारा है ईरान का, वहां पर अपने जहाजों के जरिए फौज किनारे तक पहुंचाई जाए और सीधे ईरान में दाखिल हो जाए। यह कितना कठिन है ये हमारे दर्शक जान ले, थोड़ा सा संक्षेप में जानकारी देते हैं। ईरान का जो भौगोलिक विस्तार है, उसकी जो संरचना है, कुदरत ने जो उसे बख्शी है, वो इस तरह की है। उसके समुद्री किनारों पर भी बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इन पहाड़ों में ईरान ने गुफाएं जैसी बना रखी हैं। उन गुफाओं में बड़ी बड़ी स्पीड बोट, मोटर बोट, जंगी जहाज खड़े हुए हैं, जो उनके किनारे की तरफ बढ़ने वाले किसी भी समुद्री बेड़े को रोक सकती हैं। जैसे ही आहट मिलेगी, वे उन गुफाओं में से, उन खोह में से निकलकर सीधे पानी में उतरेंगी और पूरी स्पीड के साथ किसी भी दिशा में जाकर मार कर सकती हैं। अब या तो उन पहाड़ों में छुपी हुई इस नौसैनिक ताकत को नष्ट करने के लिए अमेरिका को बंकर बस्टर बम गिराने पड़ेंगे उन पहाड़ों पर। उसके लिए फिर आपको जहाज लेकर आसमान में जाना पड़ेगा, वो एक बड़ी आफत है। नहीं अभी भेजे हैं, डोनाल्ड ट्रंप बढ़ रहा है धीरे धीरे। इसमें एक और मदद चाहिए होगी, खाड़ी के देशों की मदद। जो खर्ग आइलैंड है वो कुल मिलाकर 8 किलोमीटर लंबा और 3 से 4 किलोमीटर एक छोटा सा द्वीप है। थोड़ा उसके दाएं बाएं जाएंगे तो खाड़ी के देशों की समुद्री सीमा और उनका किनारा शुरू हो जाएगा। तो या तो वहां से चलें, मोटर बोट्स, पानी के जहाज, तेज गति से चलने वाली नौकाएं, इस तरह से आप ईरान में खर्ग द्वीप में घुस सकते हैं। लेकिन उसकी सुरक्षा भी तो IRGC कर रहा है। खर्ग द्वीप पर किसी आम इंसान को जाने की इजाजत नहीं है राजीव जी। वहां 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड इतनी ऊंचे दर्जे की सुरक्षा व्यवस्था है कि उसके किनारों तक पहुंचना भी मुश्किल होगा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के पास क्या रास्ता बचा है? अब रास्ता बचा है जो खत्मल अंबिया के प्रवक्ता ने 2 दिन कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप खुद से ही बातचीत कर रहे हैं जी, आत्मालाप कर रहे हैं, सेल्फ डायलॉग कर रहे हैं। शीशे के सामने खड़े हो जाते होंगे और आपस में बतिया लेते होंगे कि सीज फायर करना है, समझौता करना है, हॉर्मुज को खोलना है, वगैरह वगैरह। फिल्मों के डबल रोल जी। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में इतनी बुरी तरह फंसे हुए हैं कि उनके लिए निकलने का अब कोई रास्ता बचा नहीं है। अंतिम बात, जिस हॉर्मुज को खोलने की बात कर रहे हैं, वो तो सर 28 तारीख से पहले खुला ही था ना। बिल्कुल। किसने पीले चावल भेजे थे कि आप लड़ाई शुरू करें और हॉर्मुज को बंद करने की नौबत आए? किसने न्योता दिया था? आप ढोल मजीरे लेकर उसको बंद कराने गए, अब खुलवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यह अजीब सी बात है कि अमेरिका जैसा देश रणनीतिक चूक करते करते आज पराजय के कगार पर जाकर खड़ा हो गया है। दुनिया ये मान चुकी है कि अमेरिका ये लड़ाई हार चुका है। पाकिस्तान की भूमिका पर हम अगले चरण में बात करेंगे। मुझे लगता है फिलहाल ये समझना होगा हमारे दर्शकों को और देश और दुनिया को कि हॉर्मुज नहीं खुला तो पूरी दुनिया पर कयामत आने वाली है, उसकी तैयारी कर लीजिए। और भारत भी अछूता नहीं रहेगा। और उसके लिए जो शर्त रख दी ईरान ने, वो अंतिम है कि उस पर एकाधिकार तो हमारा ही रहेगा, उस पर साझेदारी का टोल बैरियर नहीं लगेगा। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि साझेदारी का टोल बिल्कुल नहीं लगेगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शायद फसाहत हुसैन साहब। हुसैन साहब, आवाज़ आ रही है? नहीं है, जोड़ने की कोशिश कीजिए। शकील जी, आपके पास आना चाहता हूँ। जी। हाँ, फसाहत हुसैन साहब, आवाज़ आ रही है आपकी। सवाल वही है। आप शकील जी तक जा रहे थे, आप उनसे बात करें। नहीं प्लीज, क्योंकि आपका कनेक्टिविटी है तो बात हो जा रही है, नहीं तो फिर
दिक्कत होगी। इसलिए मैं चाहता हूं सबसे पहले, इसलिए हमारे तमाम साथी भी इस बात को समझते हैं, आपके पास सबसे पहले आना चाहता हूं। ये जो हॉर्मुज को लेकर जो बात हो रही है, इससे पहले मैंने आपसे सवाल किया था शर्तों वाली बात। ये अमेरिका बार बार शर्तों की बात कर रहा है और ईरान भी शर्त रख रहा है। ये शर्तों की जंग जो है वो कहां तक जाते हुए देखते हैं आप? जी, जैसे कि इससे पहले भी मैं जिक्र कर रहा था कि ये शर्तें ऐसी हैं कि ईरान इनको मत कर रहेगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। अगर अमेरिका अभी ये कह रहा है कि वो इन शर्तों को नहीं मानेगा तो 2-4 दिन 2-4 हफ्ता और गुजरने दिए, वो उसे इन शर्तों को मानना पड़ेगा। जब ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए गए और ईरान सैंक्शंस को हटाने के लिए पीस टॉक जो है वो कर रहा था, और जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी इस बात को जिक्र किया कि ईरान तो टॉक्स कर रहा था आपके साथ में बातचीत कर रहा था, अमेरिका सैंक्शन नहीं हटा रहा था। कितनी जो है वो कई साल तक के ईरान के कुछ ऐसे नेगोशिएशन हैं कि जो जीसीपीओ जो ईरान के साथ में जो हुआ था, पूरी जो है वो करारदाद हुई थी, पूरा एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन सैंक्शन जो है वो नहीं हटाए गए। सैंक्शन कब हटे ईरान के ऊपर? जब ईरान ने मारना शुरू किया। जंग के कुछ दिनों के बाद ही जो है वो अमेरिका ने कहा कि हमने सैंक्शन हटा लिया है और ईरान जो है अपना ऑयल बेच सकता है। तो बात क्या है? बात यह है कि जो लातों के भूत हैं, हमारी हिंदी की जो कहावत है कि जो लातों के भूत हैं वो बातों से नहीं मानते हैं। तो अमेरिका अभी जिन शर्तों को ईरान की नहीं मान रहा है, कुछ दिन और गुजरने दीजिए, उसे मानने के लिए मजबूर होगा वो। जी, मानने के लिए मजबूर होगा। लेकिन यहाँ पर ये बताइए, हॉर्मुज को लेके और उस पर भी सैन्य कार्रवाई को लेके 5000 सैनिकों का बोला जा रहा है को लेके 2 यूएसएस ट्रिपोली और यूएसएस बॉक्सर, ये दोनों को लेके आ रहे हैं और खार्ग द्वीप के ऊपर कब्जा करने की कोशिश है। इन सब में क्या हम लोग यहाँ से जो भी सुन रहे हैं समझ रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि क्या तैयारियां ईरान कर रहा है और यहाँ कितनी तैयारियों के साथ या कितनी मित्रता, अपनी दोस्ती निभाते हुए जो गल्फ कंट्रीज हैं, जिसमें यूएई है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है, सऊदी अरब है, इराक, ये सारे देश जो हैं, ये कितनी मददगार साबित होने वाले हैं आने वाले समय में ईरान के लिए, या ये उल्टा अमेरिका के साथ जाते हुए दिखाई देते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपकी जो लास्ट बात है मैं उससे शुरू करना चाहूंगा कि जो खाड़ी के देश हैं वो किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले से हमें पता है कि ओमान जो है वो उसकी लाइन क्लियर है कि वो ईरान के साथ में है। कतर की तरफ से भी जो है वो बयानात ऐसे आना शुरू हो गए हैं कि वो उन्होंने इस जंग को कहा है कि ये गलत है, नहीं होनी चाहिए, और वो ईरान के ये जो एरिया है, यहां से अमेरिका तो चला जाएगा लेकिन ईरान को यहां पर हमेशा रहना है। तो जो यहां के जो नया सिक्योरिटी ऑर्डर जो कायम होना है, उसे कई सारे देशों को जंग के कुछ दिनों के बाद से समझ में आना शुरू हो गई है। जहां तक ये बात है कि अमेरिका के जो है वो फौजी आएंगे, तो अराक्ची साहब ने काफी पहले ये बात जो है वो कही थी और आपने उसे देखा होगा उनके स्टेटमेंट को कि एक्चुअली दे आर वेटिंग फॉर दीज सोल्जर्स, कि वो तो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि ईरानी चाहते हैं कि उनकी जो है वो 2-2 हाथ हो अमेरिकन सोल्जर्स के साथ में, और तब वो दिखाएंगे वो सोल्जर कि जो वीडियो गेम में दिखाए हैं, जो हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाए जाते हैं वो कुछ और हैं, और एक्चुअल में ये सोल्जर जो है वो कुछ और हैं। तो वो इसका इंतजार कर रहे हैं। बात ये है कि ये कहां से आ सकते हैं, तो देखिए यूएई ये गलती कर सकता है कि वो उसे सपोर्ट दे, और जो अगर कोई ऐसी अगर वाकई में कोई ऐसे जो है वो सोल्जर्स हैं कि जो आना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि खुद उनके दरमियान भी, अमेरिकन के दरमियान में भी जो इसको लेकर के आपस में इख्तलाफ है कि हम एक्चुअल में अपने फौजियों को वहां पर भेजें या ना भेजें। तो वाकई में अगर वो लोग यहां पर आ रहे हैं तो हो सकता है यूएई ये गलती करे, या हो सकता है कुवैत ये गलती करे, लेकिन ईरान ने दोनों मुल्कों को जो है वो, किसी भी मुल्क को, हर वो मुल्क अमेरिकन की मदद करेगा, चाहे खर्ग जो है वो द्वीप पर आने में या किसी और जगह पर आने में, तो ईरान ने जो है वो ये वार्निंग दे दी है कि हम फिर से उसके एसेट्स पर हमला करेंगे। अभी तक के हम सिर्फ अमेरिकन बेसिस पर हमला करते थे,
अभी तक के सिर्फ उन कंपनीज पर हमला करते थे कि जहां पर कॉमन इंटरेस्ट है अमेरिका का और मिसाल के तौर पर यूएई का। लेकिन मुल्क अमेरिकन सोल्जर्स को जो है वो जमीनी फौज को आने का मौका फराहम करेगा तो फिर हम पूरी तरह से उसे इस जंग का हिस्सा मानेंगे और फिर पूरी तरह से उसके ऊपर हम अटैक करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मुल्क जो ईरान ने अभी जिस तरह से अटैक किए हैं ये करने की बेवकूफी करेगा, मगर ये कि हम मान ले कि वो मुल्क पूरी तरह से स्लेव है, वो मुल्क पूरी तरह से गुलाम बन चुका है और उसका अपना कुछ भी नहीं है। अमेरिका जो कहेगा उसे करना पड़ेगा। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर ईरान पूरी तरह से उस पर अटैक करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। अच्छा, ये खबर सही है क्या कि खार्ग द्वीप पे ईरान ने अपने तमाम सैनिकों को भेज रखा है? क्या ये सही है कि खार्ग द्वीप जो है उसको IRGC ने पूरा का पूरा अपने कब्जे में ले रखा है? और क्या ये सही है कि किनारे का जो एरिया है उसमें माइंस बिछा रखे गए हैं? ये बातें कितनी सही है? जी देखिए, मैंने भी ऐसे मीडिया में कुछ ऐसी बातें जिनको पढ़ा है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैंने किसी रिलायबल सोर्स से इस तरह की चीज नहीं सुनी है कि माइंस वहां पर जो है वो बिछी हुई है। ऑफ कोर्स वो ईरान का अपना द्वीप है तो वहां पर जो है वो फौजी होंगे और इसमें कोई शक नहीं है कि वो वहां पर अपने फौजियों को भेजेंगे। लेकिन आया माइंस भी बिछी हुई है या नहीं बिछी हुई है, ये मैं इसको अभी कंफर्म नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैंने किसी अभी ऑफिशियल जगह पर ऐसा स्टेटमेंट नहीं देखा है। जी, हॉर्मुज को लेके जरा एक सवाल और फिर आता हूं शकील जी आपके पास, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास भी आता हूं। हॉर्मुज को लेकर जितनी बातें हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि इस जंग को अब बिल्कुल सेंटर पॉइंट इस जंग में अब हॉर्मुज है? और क्या ईरान के लोग भी ऐसा मान रहे हैं? जी नहीं, ईरान के लोग ऐसा नहीं मान रहे हैं। हॉर्मुज जो है वो एक अहम पॉइंट है, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। और ये एक लेवरेज का काम कर रहा है एक्चुअली ईरान के लिए और ये सबको मालूम है। लेकिन ईरान की जनता के लिए यहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, यहाँ पर रात में जो लोग इकट्ठा होते हैं, आपने भी उनकी जो है कुछ वीडियोस फुटेज जो है वो यहाँ पर दिखाई। मैं खुद उसमें पर्सनली कुछ जगहों पर मैं गया हूं, मैंने देखा है कि जो अवाम का जज्बा है, जो अवाम की डिमांड है वो ये है कि अमेरिका को, इसराइल को इस तरह से पैरालाइज किया जाए, इनको ऐसी सिचुएशन में ले आया जाए कि ये दोबारा कभी हमारे ऊपर अटैक करने की हिम्मत ना कर सके। उनकी असली डिमांड ये है कि ये हमारा एरिया है, वेस्ट एशिया हमारा एरिया है, इस एरिया से अमेरिका को जाना होगा और फिर ये जो खाड़ी के जितने भी देश हैं इनके साथ में मिल करके इनको सबको आपस में अपनी सिक्योरिटी डील करना होगी और इनको आपस में तय करना होगा कि हमें कैसे रहना है। अभी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अमेरिका सऊदी अरब से आकर के कहता है कि देखो ईरान तुम पर अटैक कर देगा, तुम हमारा असलाह खरीदो, और वो जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो दे करके उसका असलाह खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जहां पर जो रिलीजियस लीडरशिप है और यहाँ पर जो अवाम है, वो सब इस पॉइंट पर इत्तेफाक रखते हैं कि अमेरिका को, उनकी असली बात यह है कि अमेरिका को इस एरिया से जाना चाहिए और हमें इस एरिया के मामलात को अपने कंट्रोल में, अपने हाथ में लेना चाहिए। तो हुर्मुज वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है, एक बात है, लेकिन जो उनकी असली बात है वो ये है। जी। और ये जो लगातार बारी बारी से कई टॉप लीडर्स का जो खात्मा हो रहा है, शहीद हो रहे हैं वहाँ, इनको लेकर आवाम में किसी तरह का गुस्सा, किसी तरह का एक पीछे हटने के लिए कहना कि हम तो, हमारे तमाम टॉप लीडर्स मारे जा रहे हैं, इसमें क्या रिएक्शन, सीधे शब्दों में एक शब्द में अगर पूछूं तो आवाम के बीच इस पर क्या रिएक्शन है? कि अवाम के बड़े सेक्शन से जो रिएक्शन आता है और उन्हें जो चीज लगती है वो ये कि हमारी जो लीडरशिप है, जिस तरह से हम सड़कों पर हैं, जिस तरह से हमारा नुकसान हो रहा है, जिस तरह से हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, वैसे ही हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे साथ में है। सबसे बड़ा मैसेज जो यहाँ की आवाम के लिए जाता है वो ये है कि आप जानते हैं कि दुनिया में आमतौर से ऐसा होता है कि जो कंट्रीज जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप पूरी तरह से उस कॉज के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होती है। वो आते हैं, बातें करते हैं, लेकिन वो खुद ऐसी सेफ जगहों पर रहते हैं
कि आवाम को नुकसान होता है, उनको नुकसान नहीं होता है। तो जो सबसे पहला मैसेज यहां पर जाता है आवाम के दरमियान में, वो ये जाता है कि हमारी लीडरशिप हमारे बच्चों की तरह से, अपने घर की तरह से, हमारी तरह से जो है वो नुकसान उठा रही है। तो उनका ईमान और बढ़ता है, उनका यकीन और मजबूत होता है अपनी लीडरशिप के ऊपर, और इसलिए वो उनको सपोर्ट करते हैं। हाँ, अवाम का एक सेक्शन ऐसा है कि जिसको ये लगता है कि अगर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो शहीद हो रहे हैं तो गोया हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, एक दो दिन के अंदर ही इसकी भरपाई हो जाती है। किस तरह से? जब वो देखते हैं कि मिसाल के तौर पर डॉक्टर अली लारीजानी को जो है जब शहीद किया जाता है, तो उनकी जगह जो आदमी आते हैं वो उन्हीं की तरह से जो है वो एक मजबूत आदमी है, एक मजबूत सोच रखने वाले आदमी है। तो एक दो दिन के लिए एक ग्रीफ का माहौल रहता है जी जी बिल्कुल। शख्सियतें आती हैं, नए कमांडर्स आते हैं, वो भी पहले वालों की तरह से ही मजबूत होते हैं। जी जी, आप हमारे साथ बने रहिए, जरा जल्दी से आना चाहता हूँ शकील जी, पहले आपके पास, फिर जल्दी से तुरंत स्वामी जी, और फिर आगे बढ़ते हैं। शकील जी, अमेरिका के रोल की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, और इस पूरे उसमें देखिए, एक हंसी का पात्र तो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं ही, लेकिन ओवरऑल इस जंग में सबसे बड़ा रोल तो अमेरिका का ही है ना, या इजराइल को मानते हैं आप? रोल तो देखिए बेसिकली इजराइल का ही है। अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनता है, वो आज उसका टूल बन गया है। ये अमेरिका की जनता अच्छी तरह समझ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की बड़बोलेपन, बेवकूफियों और मैं सबसे बड़ा नेता हूं, मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, किसी ने लाके दिया वेनेजुएला से तो उन्होंने उसको गले में डाल लिया। तो उनको लगता है कि हम जो हैं, इतने बड़े देश जो हैं, एक छोटे से देश के टूल बन गए हैं, और ये अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक बात है। देखिए फर्क क्या है कि एक तरफ ईरान की जनता है, जो अभी हुसैन साहब बता रहे थे बहुत अच्छी तरह कि वो लगातार खड़ी हुई है, और उनका राजनीतिक नेतृत्व भी उसी तरह खड़ा हुआ है। दोनों के बीच जो आपसी सामंजस्य है, दोनों के बीच जो आपसी तालमेल है, ऐसा युद्धों में देखने को नहीं मिलता। दूसरी तरफ अमेरिका में सवाल उठने लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व के ऊपर। वहां पे न केवल उनकी पार्टी बल्कि वहां की जो संसद है उसमें भी, और वो इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक गलत लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक बात आपको बताएं बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आपने ये भी कही, वर्क फ्रॉम होम वाली। युद्ध जो है वर्क फ्रॉम होम तो कैसे लड़ा जाता है हमें नहीं मालूम, न अभी तक किसी ने देखा है, एक नया इतिहास होगा ये। लेकिन हाँ, ये जरूर इतिहास ने देखा है कि अमेरिका ने किस तरह घर से उठा के लोगों को फौज में भर्ती किया, और लोगों ने फौज में भर्ती होने से इनकार कर दिया। ये एक बड़ी जरूरी चीज है जो हम बताना चाहेंगे, कि जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि वियतनाम युद्ध में किस तरह अमेरिका को मुंह की खाना पड़ी थी। उस वक्त अमेरिका की हालत यह हो गई थी कि उसने जबरन भर्ती शुरू कर दी थी, और उस जबरन भर्ती के अंदर एक बहुत बड़ा आदमी था जिसने जाने से मना कर दिया था, कैसियस क्ले, मोहम्मद अली, विश्व हेवीवेट चैंपियन बॉक्स का। नहीं गया था, वो जेल भेज दिया गया था। अमेरिका की जनता को वो उदाहरण याद आ रहे हैं, इस तरह हमें तुम युद्ध में जबरदस्ती झोंकोगे तो हमारे यहाँ भी विरोध और विद्रोह शुरू हो जाएगा। वो अपने आप में इतिहास की एक बड़ी मशहूर चीज है। वियतनाम युद्ध आखिर में अमेरिका हारा ही हारा था, उसको जेल से रिहा करना पड़ा मोहम्मद अली को, और उसने उसके बाद फिर नॉकआउट जीता था, फिर अपने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को वापस लिया था। तो ये जो सारी चीजें हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ ईरान की जनता एक तरफ, जो ये बता रही है कि हमारे लोग मर रहे हैं, हमारा राजनीतिक नेतृत्व भी मर रहा है, और दोनों साथ साथ खड़े हो जाते हैं। तो हालत जो है वाकई बहुत गंभीर है। और जहां तक ट्रंप साहब का सवाल है, तो जो ट्रंप साहब के बारे में बताया कि वो किससे बात कर रहे हैं, खुद ही से बात कर रहे हैं, तो हमें याद आता है वो पंचवटी की कविता मैथिलीशरण गुप्त की, कि आप आपसे कहता हूं मैं, आप आपकी हूं सुनता। वो अपने आप से ही बात करते हैं, अपने आप की ही सुनते हैं, और स्थिति वो हो जाती है मनोविज्ञान में कि उन्हें लगता है कि यही सच्चाई है। सच्चाई वो नहीं है।
जिस खर्गदीप का आज आप जिक्र कर रहे थे, काफी डिटेल में आपने बता दिया, डॉक्टर राकेश पाठक ने ही बता दिया। जी सबको मालूम है कि उसी को लेके जो आत्मालाप है जी वो ट्रंप साहब ने किया है। वो जिस गिफ्ट को कहते हैं कि लाखों करोड़ों मिलियन डॉलर्स की, वो खर्गदीप ही है। उसके बारे में ही उन्हें सपना आता है कि वो ईरान ने उन्हें सौंप दिया। आप देखिए कितने आश्चर्यजनक बात है दुनिया की कि जिससे आप लड़ रहे हो, जिसमें आप टारगेट किलिंग कर रहे हो। एक तो युद्ध होता है, युद्ध एक बहुत अलग किस्म की चीज होती है। सेनाएं लड़ती हैं, कुछ मुद्दे होते हैं, विवाद होते हैं, सीमाओं के होते हैं, राजनीतिक नेतृत्व तो बात करता है। यहां तो अमेरिका और इजराइल टारगेट किलिंग कर रहा है, चुन चुन के वहां के राजनीतिक नेतृत्व को, स्कूल की बच्चियों को मार रहा है। और फिर आप कह रहे हो कि वो अपनी मौतों से बहुत खुश हैं। उन्हें इसमें बड़ा आनंद आ रहा है, उन्हें शायद लग रहा है कि उन्हें सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जिसे अरबी में कहते हैं मगफरत, जी मोक्ष मिलने को, सीधे स्वर्ग का रास्ता। तो हमें वो इसलिए कि हमने उन्हें सीधे ऊपर पहुंचा दिया, हमें अपना सुप्रीम लीडर चुन रहा है। इससे ज्यादा बड़ा मजाक जो है, इससे ज्यादा बड़ी बेवकूफी कोई नहीं हो सकती। मगर ट्रंप के लिए शायद ये नहीं है, क्योंकि उन्होंने नोबेल पुरस्कार जो है वो ग्रहण ही कर लिया था। इसमें समस्या जो है इस वक्त अमेरिका की और इजराइल की है। ईरान ने बता दिया, उसका स्टैंड बहुत क्लियर है, और वो जैसे एक मुकाम होता है, उस मुकाम पे आ गया है, जिसे कहते हैं कि अंतिम फैसले के, कि अब लड़ाई का फैसला अंतिम होगा। शर्तें उसने रखी हैं, वो सारी की सारी बहुत ही जायज है, तार्किक है और जमीनी है। जी सिर्फ एक के बारे में हमें डाउट लगता है जी कि जो हरमुज को लेके है, कि हरमुज पे उसको दिया जाए, क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्ग है, सबको मालूम है उस पर क्या होगा, कैसे होगा। इसे बहुत सारे देश मिल के बात करेंगे, और जो बाकी 4 उसके शर्तें हैं, मांगे हैं, वो 100% जायज है, और प्रत्येक देश उसके लिए सहमत है। किसी को उससे कोई इनकार नहीं है। जी उसको जो नुकसान हुआ है वो मिलना चाहिए, टारगेट किलिंग बंद होना, युद्ध की समाप्ति फाइनल होना चाहिए। ये सारी चीजें सही बातें हैं। तो ये अमेरिका को अब तय करना है, और हमें लगता है कि वो उसको मानना पड़ेगा। और जल्दी ही अमेरिका जो कहेगा कि मैं आपकी सारी बातें मानता हूं, और वो अपनी तरफ से अब वो युद्ध विराम करेगा। जी राजीव जी, युद्ध विराम यानी सीज फायर की बात यहाँ कुछ दिनों से चल रही है, लेकिन ये क्या आगे बढ़ते हुए हम यानी सीज फायर को हम देखेंगे। स्वामी जी, जल्दी से आपके पास आना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि सीज फायर वाली स्थिति आज की तारीख में हालात ऐसे हैं? देखिए राजीव जी, जो ईरान के मित्र ने कहा था कि वो लीवरेज है उनके पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। देखिए वास्तविकता यह है कि अगर केवल स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से ये क्रूड के प्राइसेस बढ़े होते तो $60 से $115 ना हुए होते, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती ना। लेकिन यहां तो डबल हो गए हैं, क्योंकि कारण यह है ईरान इसके लिए दोषी ही नहीं है। इसके लिए वो लोग दोषी हैं जिन्होंने वहां की गैस लाइन को तोड़ा है और वहां के क्रूड के भंडारों पे बम्बार्डिंग की है और उनको नष्ट किया है। आपको खबर मिली होगी कि रूस के अंदर भी यूक्रेन द्वारा ड्रोन और मिसाइल्स के अटैक की वजह से वहां भी प्रोडक्शन कम हुआ है, तो वहां भी सप्लाई कंस्ट्रेंट पैदा हो रहा है। यह समस्या केवल स्टेट ऑफ हॉर्मुज की नहीं है, यह समस्या है जो सप्लाई कंस्ट्रेंट पैदा किया है, और यह सप्लाई कंस्ट्रेंट पैदा किया है अमेरिका ने और इजराइल ने। अभी भी चाहे तो इसमें विराम हो सकता है। समस्या यह है कि आप उनसे यह कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज आप खोल दीजिए, चलिए ठीक है, कह रहे हैं कि साहब इंटरनेशनल वे है ये, तो ये बताइए आपको वेनेजुएला के अंदर क्या अधिकार था, आपको क्यूबा को हड़काने का क्या अधिकार था, आपको जो यूक्रेन के राष्ट्रपति को बेइज्जत करने का क्या अधिकार था, कनाडा को बेइज्जत करने का क्या अधिकार था। तो आपके लिए नियम अलग हैं और ईरान के लिए नियम अलग हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, उनके पास एक लीवरेज है, उनके पास एक ऐसा पॉइंट है जिसपे विश्व के पटल से वो दबाव डलवा सकते हैं अमेरिका पे और इजराइल पे, जो डलवाने में सफल हो गए। और जैसे पिछली बार भी मैंने कहा था, भारत के लिए भी उन्होंने खोल दिया, पाकिस्तान के लिए खोल दिया, बांग्लादेश के लिए खोल दिया, चीन के लिए खोल दिया, रूस के लिए भी खोल दिया। तो इसका मतलब यह है कि ये क्रूड के प्राइस बढ़ रहे हैं,
ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज की वजह से नहीं बढ़ रहे हैं, ये सप्लाई कंस्ट्रेंट जो पैदा किया है। और अभी अगर ये समस्या का समाधान नहीं हुआ राजीव जी, अभी तो कल्पना आप उसकी नहीं कर रहे हैं। भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री का क्या होगा, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का क्या होगा, हमारे यहाँ फूड प्रोडक्शन का क्या होगा, हमारे यहाँ पीवीसी रेजिन और पीवीसी कंपाउंड नहीं आएगा, हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्री का क्या होगा। जिस प्रकार से कोविड के अंदर फैक्ट्रियां बंद हुई थी, भगवान करे ऐसी स्थिति ना पैदा हो, लेकिन इसके लिए पूरा का पूरा उत्तरदायित्व अगर किसी का है तो ये जैसे मौसेरे भाई है दो, इन मौसेरे भाइयों का है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ प्रशांत जी भी जुड़ गए हैं और उधर से सीधे ईरान से जुड़े हुए हैं फसाहत हुसैन साहब। हुसैन साहब, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी हुसैन साहब जी, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, ज़रा आपसे भी ये समझना चाहता हूँ कि ये सीज़ फायर, अभी अभी मैं देख रहा था, अभी 1 घंटा पहले बयान आया है बिन्यामिन नेतन्याहू का बयान। कह रहे हैं कि हमने मार डाला है नेवल चीफ को। ये बयान इनका है, टेलीविज़न पे इन्होंने बयान दिया है। एक तो ये बयान इनका ये मैं देख रहा हूँ, और दूसरे बयान में वो कह रहे हैं कि हम ईरानी आतंकवादी शासन के ठिकानों पर लगातार हमले कर रहे हैं। कल रात हमने IRGC नौसेना के कमांडर को मार गिराया। इस व्यक्ति के हाथों पर खून लगा था। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद करने का नेतृत्व भी उसी ने किया था। ये युद्ध के उद्देश्यों को प्राप्त करने के साझा लक्ष्य की ओर हमारे और हमारे मित्र यानी अमेरिका के बीच सहयोग का एक और एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इसको अमेरिका का स्पेशली नाम लेने का क्या मतलब यहाँ ज़रा ये बताइए। और ये बयान जो मैं बता रहा हूँ, ये बयान नेतन्याहू का बयान है, और हालांकि अभी आपने बताया कि ईरान ने इसकी पुष्टि नहीं की है इस खबर की, लेकिन नेतन्याहू इधर अपनी बात कर रहे हैं। ज़रा आपसे ही समझना चाहता हूँ कि अमेरिका और इज़राइल के बीच जो कुछ चल रहा है, दोनों साथ साथ इस जंग की शुरुआत उन्होंने की थी, लेकिन एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप यहाँ शांति की बात करते हैं, सीज फायर की बात करते हैं, और वो कह रहा है कि लगातार हम बम्बार्डिंग कर रहे हैं, मार गिरा रहे हैं वहाँ के टॉप लीडर्स को। इन दोनों के बीच को अगर देखा जाए तो ईरान इस बारे में क्या सोचता है? क्योंकि ईरान किसकी बात सुने, ईरान किससे बात करे? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करे, या बिन्यामिन नेतन्याहू जो सीधे लगातार मिसाइलें दाग रहा है उससे बात करे? फसाहत हुसैन साहब। जी जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग है इस बात की कि इजराइल जो कुछ है फिलहाल ईरान उसे अमेरिका से हट करके नहीं देखता है। ईरान अमेरिका कुछ भी कहा करे कि मुझे पता नहीं था, मुझे बताया नहीं था, लेकिन ईरान उसको ही जिम्मेदार मानता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जब 12 रोजा जंग हुई थी तो उसमें इजराइल ने अटैक शुरू किया, लास्ट में अमेरिका एंटर हुआ, बिल्कुल लास्ट में अमेरिका एंटर होता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ट्रंप का बयान आता है कि हम लोग शुरू से ही जो है वो साथ में हमने प्लानिंग की थी इस जंग की, और मुझे पता था कि जंग कब शुरू होनी है, और ये हमारा ज्वाइंट ऑपरेशन था। तो तब उन्होंने ये बयान दिया, और आज भी उनका ये कहना है कि हमारे अंदर अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो है। अगरचे अंदर से कभी कभी ऐसी खबरें आती हैं कि अमेरिका में और इजराइल में कहीं कहीं आपस में अंदरूनी इख्तलाफात हैं, लेकिन बाहर अभी फिलहाल जो ईरान की लीडरशिप है वो इन दोनों को अलग अलग करके नहीं देखती। वो अगर इजराइल की तरफ से कोई अटैक होता है, मिसाल के तौर पर अगर इजराइल ने अटैक किया ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो ईरान कहता है कि हम इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को पर तो मारेंगे ही मारेंगे, हम अमेरिकन इंटरेस्ट जो गल्फ कंट्रीज में मौजूद है हम उसको भी हिट करेंगे। ठीक है, तो वो ये नहीं कहते हैं कि हम सिर्फ इजराइल को हिट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका मानना यही है कि इजराइल जो कुछ भी कर रहा है अमेरिका उसके साथ साथ शामिल है, चाहे वो ऐलान कर रहा हो या ऐलान ना कर रहा हो। और मैं जो इससे पहले आपने सवाल पूछा था कि ये इजराइल जो है वो अलग है और क्या अमेरिका अलग है इस जंग में, इस जंग को किसने शुरू किया है, कौन है कि जो यहां पर जो है वो अटैक करना चाहता है, तो मैं जो जवाब दिया गया था वो जवाब बिल्कुल अपनी जगह सही था। हमारे शकील साहब ने जो जवाब दिया था, हमारे सीनियर है वो, और उनका जवाब बिल्कुल सही था कि इस जंग को जो शुरू किया है, इस जंग में ज्यादा जो हमें लगता है वो ये है कि इजराइल जो है वो खींच करके लाया है अमेरिका को। लेकिन हम अगर थोड़ा सा और पहले जाएं
तो हमें ये नजर आएगा कि एक्चुअल में इजराइल जो है वो अमेरिकन प्रोजेक्ट है, अमेरिकन प्रोजेक्ट है। अमेरिका जो है वो न्यू कॉलोनियलिज्म का उसका प्रोजेक्ट है, और वेस्ट एशिया को कंट्रोल में रखने के लिए उसने इजराइल को यहां पर जो है वो एक जो है वो अपना आला बनाया हुआ है, आलाकार बनाया हुआ है, और उसके जरिए से वो पूरे मिडिल ईस्ट को जो है वो कंट्रोल करना चाहता है। तो एक्चुअल में ये कॉलोनियल प्रोजेक्ट है, और इस कॉलोनियल प्रोजेक्ट में इजराइल जो है वो अमेरिका का हिस्सा है, अमेरिका का एक टूल है, और वो टूल जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, अमेरिका ने हमेशा इस्तेमाल किया है, जो कंट्रीज हैं उनको कमजोर करने के लिए और उन पर कंट्रोल करने के लिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग यहां पर पाई जाती है। इसीलिए अभी तक के जब जैसे ही ईरान के ऊपर जो अटैक होता है, शुरुआत में ही लोगों ने इस बात को मार्क किया था कि ईरान ने 60-40 का रेशियो रखा है, यानी 40% अटैक वो अगर इजराइल 6 ऊपर करता है। जी 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 जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ बता रहे थे। और एक सवाल और, आखिरी सवाल आपसे, फिर मैं समझता हूँ आपको जाना भी है। ज़रा एक सवाल ये कि क्या आपको लगता है, वही सवाल जो मैंने अभी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी से पूछ रहा था, कि क्या यहाँ सीज़ फायर की कोई गुंजाइश आज की तारीख में नज़र आती है हुसैन साहब? नहीं, मुझे अभी फिलहाल जो यहां पर मैं सिचुएशन देख रहा हूं, यहां पर मैं अवाम के दरमियान जिस तरह से देख रहा हूं, पॉलिटिकल लीडरशिप के बार बार बयान आ रहा है। जो यहाँ के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, कालीबाफ साहब, अराक्ची साहब फॉरेन मिनिस्टर हैं, और प्रेसिडेंट साहब पिज़ेशकियान साहब, जो उनके बयानात हैं, बार कह रहे हैं कि इस इशू में कि हमें जंग अभी नहीं रोकना है, हमें यही रोकना है। इसमें चाहे हमारे सुप्रीम लीडर हो आयतुल्लाह खामनाई, आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई, चाहे अवाम और पॉलिटिकल लीडरशिप, ये एक लाइन है कि हमें यहां जंग नहीं रोकनी है। और मैं आपको जो कालीबाफ साहब का ट्वीट है, और मैं उसको आपको सामने बयान कर दूं, कि वो कहते हैं एक साइकिल अमेरिका ने और इजराइल ने बना रखा है। वो साइकिल क्या है कि हम निगोशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद जंग करेंगे, फिर जंग में जब हमको नुकसान होगा तो हम दोबारा सीज फायर की बात करेंगे, सीज फायर के बाद फिर से निगोशिएशन शुरू करेंगे, फिर से अटैक करेंगे और जंग शुरू कर देंगे। तो उन्होंने एक साइकिल बना रखा है। उन्होंने लेबनान के साथ में यही किया है, गजा में यही किया है, दूसरी जगहों पर यही करते रहे हैं। तो कालीबाफ साहब का ट्वीट था कि हमें इस साइकिल को तोड़ना है इस बार। यानी वो ये काम नहीं कर सकेंगे कि हमने निगोशिएशन के टाइम पे हमने अटैक किया, जब नुकसान हुआ तो पीछे हटो, सुलह की बात करो, सीज फायर की बात करो, फिर से तैयारी करो और फिर से जंग करो। वो कहते हैं हम यहां पर सीज फायर नहीं करेंगे, बल्कि जब हमें सूटेबल लगेगा हम वहां पर जाकर के इस जंग को खत्म करेंगे। तो सीज फायर नहीं, बल्कि एक्चुअल माना में जंग को खत्म करने की बात करनी चाहिए, कि जिसका फिलहाल मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है। मतलब जंग लंबा अभी खींचेगी, ये दिखाई दे रहा है। जी, अगर अमेरिका ईरान की शर्तों को नहीं मानता है तो ये जंग लंबी चलेगी, लेकिन अगर अमेरिका उन शर्तों को मान लेता है, चाहे अपनी जबान से ना कहे, प्रैक्टिकली वो इस बात को मान ले, वो इस जंग को छोड़ करके चला जाए, तो ये जंग यहां पर खत्म हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फसाहत हुसैन साहब जी, आपको छोड़ रहे हैं। जी जी प्लीज। जी, बस मैं अर्ज कर रहा था कि बात पलट करके जाती है इस पर कि जिसने जंग शुरू की थी, जंग उसी पर जाकर के खत्म होगी, उसकी हार पर जाकर के खत्म होगी। और जब उसे ये समझ में आ जाएगा, अभी दुनिया में बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है, इवन जो MI6 के जो पुराने चीफ रहे हैं उनका बयान आया है, और उन्होंने ये कहा है कि इस जंग में जो है वो ईरान का जो है वो अपर हैंड है। और इसी तरह से खुद इसराइल की आप अगर जो है वो इसमें आप देख सकते हैं इसको, कि जो ईरान डेस्क है इसराइल के अंदर, उसके जो पुराने चीफ रहे हैं उन्होंने आकर के ये बात की है कि हमने मिस कैलकुलेट किया ईरान को, हमें अंदाजा नहीं था कि ईरान इस तरह से जंग लड़ सकता है। बयानात आना शुरू हो गए हैं, और जब ये पूरी तरह जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको समझ में आ जाएगा कि हम इस जंग में पूरी तरह से हार रहे हैं, तो फिर वो इन शर्तों को मानेंगे, और जिसने जंग शुरू की थी उसी की हार पर यह जंग खत्म होगी।
जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है लास्ट में कि जिसने जंग शुरू की थी उसी की हार पर यह जंग खत्म होगी। और ईरान यहाँ पर जंग में सीज फायर नहीं चाहता है, बल्कि ईरान यहाँ चाहता है कि जंग का खात्मा परमानेंटली हो और इंटरनेशनल गारंटी मिले कि आगे ईरान के ऊपर कोई इस ढंग का हमला नहीं होगा जो हमला अभी किया गया ईरान के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फसाहत हुसैन साहब, वक्त निकालने के लिए, और मुश्किल समय में आपने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपको। और आगे आप बढ़ते सबका भी हैं। बहुत जी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अमलेंदु जी आपके पास, फिर प्रशांत जी आपके पास आता हूं। अमलेंदु जी, क्या कुछ है इस वक्त, जबकि हम देख रहे हैं ईरान ने पेट्रियट पर हमला किया है, ईरान ने अभी F-35 और F-18 को गिराया है, F-18 को खासकर F-35 पे भी हमला किया है, ये खबर भी आ रही है। और इस बीच अमेरिका क्या अंदर खाने सचमुच आमने सामने की लड़ाई की तैयारियों में है? खबरें क्या आ रही हैं, उस आधार पे, खबरों के आधार पे आपसे समझना चाहता हूं मैं, विश्लेषण नहीं, खबरों के आधार पे। के आधार पे यही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, खासतौर से अमेरिकी मीडिया है, वो जो खबरें दे रहा है वो यही दे रहा है कि तैयारियां चल रही हैं अंदर ही अंदर, और मतलब 2 जहाज जो हैं वो उसके शायद पहुंचने वाले हैं मध्य पूर्व की तरफ, क्योंकि वो जो ट्रैक किया जाता है वो ट्रैकर बता रहा है कि 2 जहाज उसके जा रहे हैं, जिनमें करीब 5,000 के आसपास मरीन बताए जाते हैं। CNN की एक रिपोर्ट है कि 1,000 सैनिक और तैयार किए जा रहे हैं, वो भी 1-2 दिन में भेज दिए जाएंगे, हो सकता है आजकल में ही वो भेज दिए जाएं। तो ये तैयारी तो वो शुरू कर रहा है। अब सवाल यही है कि वो किस तरीके से वहाँ उतरेगा, इसको लेकर भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि कहाँ से हो सकता है, जैसे कि फसाद हुसैन साहब कहे थे यूएई की तरफ से हो सकता है, यूएई की तरफ से भी आ सकता है, वो सऊदी अरब की से भी उसको लॉन्च कराया जा सकता है। बहुत सारी खबरें इस तरह की चल रही हैं। लेकिन राजीव जी, ईरान जो है उसकी तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो ट्रंप साहब को काफी ज्यादा विचलित करने वाली हो सकती हैं। टारगेट किलिंग भले ही की जा रही हो, लेकिन टारगेट किलिंग से आप किसी मुल्क का, आप जो कहते हैं हौसला तोड़ देंगे, वो संभव नहीं है। क्योंकि लीडरशिप राजीव जी तैयार होती है, और कोई भी एक संप्रभु राष्ट्र होता है तो वो लीडरशिप अपनी तैयार करता है, और सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, सब तरीके की लीडरशिप तैयार करता है। और ईरान ने बहुत लंबे समय से अपनी लीडरशिप तैयार की है, सारे खतरों को भांपते हुए। तो आज जो राजीव जी भारत में, हैदराबाद में जो ईरान का काउंसुलेट है, उसने एक 2 लाइन का ट्वीट करते हुए और एक वीडियो पोस्ट किया है राजीव जी, और उसमें जो लिखा है उसने वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और वो लिख रहा है कि आपके लिए जो मतलब ये है जंग, कि ईरान में कब्जा करने वालों के कई कब्रिस्तान हैं, और हमारे दुश्मनों की बेवकूफ़ी के कारण इनकी संख्या बढ़ सकती है। यानी कि जिन्होंने सपने पाले ईरान पर कब्जा करने के, उनके यहाँ कई कब्रिस्तान हैं, और हमारा दुश्मन अमेरिका जो है, अगर वो ये गलती करता है तो यहाँ उन कब्रिस्तानों की संख्या बढ़ेगी, यानी यहाँ कब्रें आपकी यहीं बनाई जाएंगी, आपके सैनिकों की। ये एक तरफ से साफ उन्होंने चेतावनी दी है, और एक मिनट का लगभग वीडियो उन्होंने जारी किया है राजीव जी। तो ये यानी तैयारी उनकी पूरी हो, जैसा कि अब्बास अरागची ने भी कहा था, हम लोग उसका जिक्र कर चुके पहले भी, कि भाई हम तो स्वागत कर रहे हैं, आप आइए, आपका हम इंतजार कर रहे हैं। और वहां की सेना खुले तौर पे कह रही कि आइए, आपसे अब जंग हो ही जाए, मालूम पड़ जाए कि जंग होती क्या है, क्योंकि अभी तक आप आसमान से बसते थे। लेकिन राजीव जी, जो कहा जा रहा था कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो है ईरान के पास अपना नहीं है और कमजोर है और केवल मिसाइलें हैं, लेकिन उसने ये भी बता दिया कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम भी मजबूत है, और साथ में उसकी क्षमता जो है वो आसमान में मार करने की वो भी मजबूत है। चूंकि उसने जो F-35 मार के गिराया है राजीव जी, वो उसने अपनी सीमा में मार के गिराया है, यानी जो उसकी ईरान की सीमा है, यानी आप गए थे वहां उस पर हमला करने के लिए, उसने मार गिराया है। तो उसने ये भी बता दिया है कि हम आपके, जिन पर आपको नाज है, F-16 और F-15, F-18 और F-35 और F-18, उनको हम मार के गिरा सकते हैं। इनके जो युद्धपोत थे उनको उसने तबाह कर ही दिया। 16 युद्धपोतों पर उसने हमले किए हैं, ये आया है। अमेरिका खुद स्वीकार कर चुका है कि उसके 5 जो फ्यूल टैंकर थे वो उसमें तबाह हुए, और 16 उसके जहाजों को, युद्ध पोत जो है उनको नुकसान पहुंचा है। इधर राजीव जी, जो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बात चल रही है, एक जो संस्था है जो ट्रैक करती है कि कौन सा जहाज खड़ा हुआ है, उसने बताया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जब से जंग शुरू हुई है, इन 25-26 दिनों में केवल 12 जहाज जो है वो सुरक्षित वहां से निकले हैं।
और 686 जहाज अभी भी उस पार खड़े हुए हैं और वो वहां से हिल नहीं रहे। 686 जहाज, एक आध नहीं, 686 जहाज लदे हुए जी खड़े हैं, वो सब वहां इंतजार कर रहे हैं कि कोई रास्ता मिले। लंबा रास्ता अपनाना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें खतरा है कि अगर लंबा रास्ता अपनाएंगे तो ये लंबे रास्ते पे भी मार कर सकता है, इसलिए निकलना इधर से ही है, तो जब इधर सब चीज ठीक हो जाए तब इधर से निकलेंगे। तो ये खतरे जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इधर आज जिस तरीके से ईरान ने ताबड़तोड़ हमले इसराइल पर किए, सूचना देकर किए, और उसके बाद इसराइल ने स्वीकार किया कि उसके नागरिकों की क्षति हुई है, सैनिकों की क्षति हुई है, हिजबुल्लाह ने जो रॉकेट दागे हैं उससे उसके सैन्य कमान को नुकसान हुआ है, ये इजराइल अब स्वीकार कर रहा है राजीव जी। तो यानी नुकसान को अब स्वीकार करना शुरू कर दिया है। लेकिन समस्या यही है कि हार को अपनी हार कहें कैसे, और ईरान ये मौका भी नहीं दे रहा है कि आप अपनी हार को जीत कहकर निकल जाएं, वरना ट्रम्प साहब तो कह चुके थे कि हम तो जीत चुके हैं तो हम जी निकल जाएं। तो लेकिन वो ईरान ये कह देता है कि नहीं, आप ये कहकर निकल नहीं जाएंगे कि जीत आपकी हो गई है, शर्तें हमारी माननी पड़ेंगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि संकट अभी बढ़ेगा और ये और एस्केलेट राजीव जी जंग हो सकती है, ऐसा समझ में आता है मुझे। जी, ये जंग और एस्केलेट हो सकती है। आते हैं प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी, इस जंग में जब शर्तें हैं, ईरान की शर्त जो साफ साफ की 5 शर्तें आपने देख ली, और उन शर्तों को अगर नहीं मानेंगे तो ये जंग आगे हम बढ़ाएंगे, यानी हम पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। इजराइल जो कर रहा है वो टारगेटेड किलिंग कर रहा है, जिसके बारे में बता रहे थे शकील जी भी, बिल्कुल चुन चुन के मार रहे हैं, वो टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर रहे हैं, और ईरान नई लीडरशिप खड़ा कर दे रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। ईरान में कहीं भी इसको लेकर एक जो दुख का आलम होना चाहिए और उसमें हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं, ये दिखाई नहीं दे रहा है। और ज़्यादा यहाँ पर ईरान जो है वो पलटवार कर रहा है। इन सब को अमेरिका के लिहाज से और इजराइल के लिहाज से अगर देखा जाए तो कहाँ आप पाते हैं अभी आज के दौर में ईरान को? बड़ी खबर ईरान से आ रही है, तो हार्मोज के बारे में वो मैं बताऊंगा, जी लेकिन उसके पहले जो सवाल आपका है, सवाल ये है कि ईरान की लीडरशिप पे हमला हो रहा है, लीडरशिप मारी जा रही है, नई लीडरशिप आ रही है। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इसमें बड़ा काम हुआ है कि ये जो एनाटॉमी ऑफ करेज है, ये है क्या, ये जो बहादुरी का जज्बा है, ये समाज में कहाँ से आता है। तो ये जो अमेरिका की और इजराइल की स्ट्रेटेजी है कि उनकी लीडरशिप को खत्म करो, वो तो हम देख रहे हैं, उनके सुप्रीम लीडर को आपने मार दिया, उनके आर्मी कमांडर्स को आपने मार दिया, उसके बाद भी ईरान लड़ रहा है। और ईरान एक बार भी, अगर ईरान के बयानों को आप गौर से देखिएगा, एक बार भी वो विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा है कि अरे मेरे लोगों को मार दिया, अरे ये क्या कर दिया, हम तो छोटे देश हैं, हमारी आर्मी छोटी है ना, वो इस चक्कर में बिल्कुल नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारे दुश्मन है, हम बदला लेंगे। तो ये जो उनकी जो करेज है, उसको अमेरिका और इजराइल और तमाम सारे जो बुद्धिजीवी है वो भी समझ नहीं पा रहे हैं उस बात को, उसकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है, एक बात। दूसरी बात, जो बड़ी खबर राजीव जी आ रही है कि ईरान की पार्लियामेंट एक बिल पे विचार कर रही है, और वो बिल हार्मोज के ट्रैफिक को रेगुलेट करना, हार्मोज के ट्रैफिक की फीस लेना, हार्मोज को लेकर उसकी ईरान की जो मिल्कियत है, जो सॉवरेनिटी है, उसको क्लेम करना। इस पे ईरान की संसद कानून बनाने की सोच रही है, और एक बार उसका कानून ये बन गया, उसके बाद ट्रंप खुद एक जो वर्ल्ड ऑर्डर है यूनाइटेड नेशंस का या तमाम मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस का, उसको तो ट्रंप खुद खत्म कर चुके हैं। तब तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है, तो हो सकता है कि ईरान के बाकी हिस्सों में लाठी इजराइल की और अमेरिका की चल जाए, हार्मोज पे तो लाठी ईरान की बड़ी है। अब आप सोचिए कि हार्मोज, ये ट्रंप और नेतन्याहू ने क्या किया। 28 फरवरी को तेल के दाम थे $66 प्रति बैरल, जी आज 109 है, 120-25 तक जा चुका है। ये दिया ट्रंप ने, और पूरी दुनिया में क्राइसिस है। भारत में एलपीजी की लाइनें लगी हुई हैं,
मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री क्राइसिस को लेके फ्यूल की। तो ये अब, और हरमुज एक शांतिपूर्ण रास्ता था। कभी सुना वहां पे कि शिप रोके गए, कोई ऑयल टैंकर रोका गया? नहीं रोका गया। आज की तारीख में चाइना, रशिया और 4 शिप इंडिया के, चाइना रशिया के लगातार चल रहे हैं, 4 शिप इंडिया के वहां से क्रॉस हुए हैं। तो हरमुज पे कंट्रोल पूरा ईरान का है और ईरान अब इसको फॉर्मलाइज कर रहा है, और एक बार वो कानून पास करेगा तब वो टेबल पे आके बात करेगा। दूसरी ईरान की स्ट्रेटजी ये है, जो अभी तक मुझे समझ में आ रही है, जो उसकी इंगेजमेंट है, जो उसके बयान है पिछले 2 दिन के, जब से पाकिस्तान में बातचीत का सिलसिला चालू हुआ, उसकी खबरें आई। ईरान इजराइल और अमेरिका को अलग करना चाहता है। वो चाहता है कि अपने डोमेस्टिक प्रेशर, ट्रंप के ऊपर इंटरनल जो प्रेशर अमेरिका के हैं, उन प्रेशर, नेटो का प्रेशर, ईयू का प्रेशर, दुनिया की अर्थव्यवस्था का प्रेशर, इन सब को देखते हुए अमेरिका जो है पीछे हटे। इजराइल से तो वो अकेले निपट लेंगे, तो वो ये करना चाहता है कि दोबारा ऐसी सिचुएशन होगी तो अमेरिका इतनी आसानी से इजराइल के साथ ना आए। तो जो इजरायली लॉबी है अमेरिका के अंदर, वो उसको लेकर इंगेजमेंट है, तमाम तरीके के इंगेजमेंट उनके चल रहे हैं ट्रैक 2। तो ये एक स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है। तीसरी बड़ी कामयाब स्ट्रेटजी जिसकी चर्चा अभी आप अमलिंदु जी भी कर रहे थे, अब वो हिजबुल्लाह के रॉकेट और IRGC के मिसाइल, इनकी टाइमिंग मैच की जा रही है। ये कोऑर्डिनेटेड टाइमिंग हो रही है आयरन डोम या एंटी मिसाइल सिस्टम को डॉज करने के लिए। तो एक बार जब रॉकेट जाते हैं और वो एंटी मिसाइल सिस्टम या एयर डिफेंस उसको रिस्पॉन्ड करता है, उसके बाद दोबारा मिसाइल जाते हैं, फिर वो रिस्पॉन्ड करता है। उन दो के बीच में एक इंटरवल का टाइम है जी, और उस इंटरवल के टाइम में तीसरी मिसाइल जो है वो पेनिट्रेट करती है। तो हिजबुल्लाह और IRGC के रॉकेट और मिसाइल के लॉन्चिंग में टाइमिंग का कोऑर्डिनेशन है इनके एयर डिफेंस को डॉज करने के लिए। इसलिए ईरान कामयाब हो रहा है इजराइल के अंदर गहराई में जाके अटैक करने के। जिस दिन वो सेंसरशिप हटेगी तो हम लोगों को मालूम पड़ेगा कि कितना बड़ा डैमेज इजराइल के अंदर हो चुका है। लेकिन ईरान की पार्लियामेंट जिस बिल पे कंसीडर कर रही है वो बड़ा कदम है, और वो एक पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी में एक जिसको कहे कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का जन्म हो रहा है। जी राजीव जी बिल्कुल, नए वर्ल्ड ऑर्डर का जन्म हो रहा है। यहीं से ज़रा शुरुआत करते हैं। आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्या आपको भी लगता है कि इस जंग में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का यहाँ उसका निर्माण हो रहा है? होगी, कितनी लंबी चलती है हम नहीं जानते, लेकिन जब भी यह खत्म होगी दुनिया में एक नया शक्ति केंद्र दिखाई देगा जिसका नाम तेहरान होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा हॉर्मुज से आपको एक नए मोर्चे की तरफ ले जाना चाहता हूं जो पिछले 12-15 घंटे में सामने आया है। इस लड़ाई का वो इतना ही खतरनाक है जितना हॉर्मुज है। उसका नाम है बॉब अल अंदेब जल डमरू मध्य। ईरान ने धमकी दी है कि अमेरिका ने खर्ग द्वीप पर हमला किया, उस पर कब्जा करने की कोशिश की, तो ईरान इस बॉब अल अंदेब जल डमरू मध्य पर हमला करेगा। थोड़ी सी इसकी भौगोलिक स्थिति जान लें। आप कुछ कहना चाह रहे हैं राजीव जी? नहीं, आप अपनी बात रखिए जी। अच्छा, बॉब अल मंदेब, इसका अरबी में अर्थ होता है आंसुओं का द्वार, गेट ऑफ टीयर्स। ऐसा माना जाता है कि सैकड़ों हजारों साल पहले जब कभी भूकंप आया होगा तो अफ्रीका और इस तरफ के धरती के हिस्से के बीच में ये जो जगह है जहां पर बहुत तबाही हुई थी, इसलिए इस जगह का नाम बॉब अल मंदेब है, जिसको अरबी में कहते हैं आंसुओं का द्वार। ये यमन और बाकी की दुनिया पर आने के लिए, यानी अफ्रीका और अरब सागर, अरब प्रायद्वीप से लेकर इस तरफ आने के लिए एक छोटा सा मार्ग है जो कुल 130 किलोमीटर लंबा है और चौड़ाई उसकी बहुत कम है, बहुत सकरा है।
मुश्किल से 25 से 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। 2 एक साथ पानी के जहाज निकल पाते हैं, इससे ज्यादा वहां पर रास्ता नहीं। इसका ईरान पर कब्जा नहीं है, इसके ऊपर ईरान का कब्जा नहीं है। वहां पर यमन और हूथी विद्रोही लगातार प्रभावी रहे हैं। ये लाल सागर को इस तरफ अरब सागर और यमन की खाड़ी, अदन की खाड़ी में लाल सागर को जोड़ने का काम करता है। अगर सुएज नहर तक भी आना है तो इसके जरिए ही आना पड़ेगा। ये आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, हमारे दर्शक देख लें। जी। अब जो धमकी दी है ईरान ने कि वो खर्ग द्वीप पर हमले के जवाब में इस बॉब अल मंदेब पर हमला कर सकता है, ये रास्ता उतना ही महत्वपूर्ण है। इससे करीब करीब दुनिया का 10 से 12% समुद्री व्यापार होता है, जल परिवहन इस रास्ते से होता है। तो अब इस लड़ाई का नया मोर्चा खुलने वाला, और ये ईरान के बहुत पास में नहीं है और मुझसे तो बहुत दूर है, 3,500-4 हजार किलोमीटर दूर है। बाकी ईरान की दूसरे सिरे की जो समुद्री सीमा है उससे इसकी दूरी करीब 1800 से 2000 किलोमीटर है। लेकिन चूंकि ईरान के लिए हूथी विद्रोही खड़े हुए हैं, इसलिए अगर ईरान ने इस जल डमरू मध्य पर हमले की कोशिश की तो रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। दुनिया में पहले ही त्राही त्राही मची हुई है हॉर्मुज के बंद होने से, और अगर ये रास्ता भी बंद हो गया तो बाकी की दुनिया में बहुत सारी चीजों का परिवहन बंद हो जाएगा। जी। तो अब अमेरिका को खर्ग द्वीप पर हमला करने से पहले यह सोचना पड़ेगा कि एक जो खुला हुआ रास्ता था पहले तो हॉर्मुज बंद नहीं था, दुनिया जानती है, आपने लड़ाई छेड़कर उसे बंद करवा दिया। अब ये जो खुला हुआ है बॉब अल मंदेब, अगर ईरान ने इस पर कब्जा कर लिया, हूथी विद्रोहियों के जरिए उस रास्ते को भी अगर बंद कर दिया, तो बाकी की दुनिया का क्या होगा। इसलिए आपके सवाल पर लौटें, ईरान इस वक्त ये लड़ाई अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पर लड़ रहा है। प्रशांत जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि आज तक 28 दिनों में ईरान ने विक्टिम कार्ड नहीं खेला। वहां के राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री से भी इस रूप में गुहार नहीं लगाई, उन्होंने तो आईना दिखाने के लिए कहा कि आप तो ब्रिक्स के सदर हैं, कुछ तो बोलिए जनाब। कोई याचना नहीं की उन्होंने, कोई विनती नहीं की है, दुनिया भर से भी उन्होंने नहीं कहा। वे अपनी लड़ाई अपनी शर्तों पर लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस दिन ये युद्ध खत्म होगा, दुनिया देखेगी कि एक और शक्ति केंद्र धरती पर स्थापित हो गया है। जी राजीव जी 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 बिल्कुल, याचना नहीं रण हो रहा है यहाँ पे, रण हो रहा है जी। और वो बहुत गंभीरता के साथ इस रण में ईरान जुटा हुआ है, ये दिखाई दे रहा है। ज़रा एक बार फिर आना चाहता हूँ, ज़रा नाम ठीक कर लीजिए शकील जी का, प्रशांत जी का नाम वहाँ जा रहा है। शकील जी, ज़रा आना चाहता हूँ आप तक और आपसे भी समझूं कि क्या आपको लगता है कि सचमुच अब ये जंग और आगे बढ़ने वाली है। चिंता सबसे बड़ी वही है कि जंग जो है, आज देखिए 27वां दिन है, आज 27वां दिन, और ये लगातार 27 दिन कम नहीं है एक जंग के। 4 दिन हम लोगों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच जो खटपट चली थी, जिसमें हमारे बड़े बड़े चैनलों ने क्या क्या नहीं जीत लिया था, तो उस 4 दिन में हालत ख़राब थी। देखिए, कोई जीते कोई हारे, लेकिन नॉर्मल सामान्य हम आप जैसे इंसानों के ऊपर क्या गुजरता है वो हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। बाकी लोग तो बंकर में रह जाते हैं, बाकी लोग ऐसी जगह रहते हैं जहां उनको कोई और, ये ईरान है नहीं कि चलो जी सुप्रीम लीडर वहां के नहीं, हम तो सबके साथ रहेंगे। इसीलिए ज़रा समझना चाहता हूं कि ये जंग और कितना आपको लगता है ये खींचने वाली है। अगर खींचती है, अब तो दिख ही रहा है कि खींच रही है जंग, खींचती है तो क्या असर देखते हैं आप इसका, दूरगामी असर, और अभी का, पर दूरगामी छोड़ दीजिए, अभी का असर। ये सवाल अमेरिका में पूछा जा रहा है जो आप पूछ रहे हैं। वहां के लोग अब ये कहने लगे हैं कि हमारा ईरान से कोई झगड़ा नहीं है। अभी हम आपको बता रहे थे, जिस वक्त मोहम्मद अली ने जाने से मना किया था, उसका वो प्रसिद्ध वाक्य इतिहास में लिखा हुआ है, उसने यही कहा था कि मेरा वियतनाम से कोई झगड़ा नहीं है।
मुझे क्यों पहुंचा रहे हो फौज में, आप भर्ती करके। तो अभी जो 5,000 मरीन आ रहे हैं वहां से, उनके दिमाग में भी यही सवाल है कि 10,000 किलोमीटर दूर हम काहे के लिए जा रहे हैं, ईरान से हमारा क्या झगड़ा है। और ये सवाल जो है यही बताएगा कि युद्ध कब और कैसे खत्म होता है। देखिए, ईरान ने तो बता दिया, ईरान के हम जो पहले भी कह चुके थे, फिर बताते हैं कि आपने 8, 9, 10 वहां से जितने भी स्पेशलिस्ट थे, विशेषज्ञ थे, पैनलिस्ट थे, उनको बिठाया। वो सब एक ही भाषा बोल रहे हैं जी। और वो भाषा एक इसलिए बोल रहे हैं कि ये वहां के अवाम की तर्जुमानी है, उनकी भाषा है ये, कि कोई सीज फायर नहीं, जंग खत्म होगी और जंग तब खत्म होगी जब हमें यकीन हो जाएगा कि अब कोई दोबारा हमारे ऊपर ऐसा हमला नहीं करेगा। तो निश्चित ही तौर से आज कहा नहीं जा सकता कितना लंबा चलेगा, मगर जब भी खत्म होगी तो ये बात सही है कि एक बहुत बड़ा जो है नया शक्ति केंद्र बनेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा शक्ति केंद्र ढह भी जाएगा। फिर अमेरिका वो अमेरिका नहीं रहेगा जिसके दम पे वो दुनिया भर में दादागिरी करता है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाता है, ईरान में टारगेटेड किलिंग करता है। इजराइल गर्व के साथ बता रहा है वहां से कि हमने उनके नेवी के फलाने फलाने को मार दिया। जी, कि युद्ध ऐसे नहीं होते हैं, ये आतंकवाद होता है, ये आतंकवाद में इस तरह से हत्याएं होती हैं। तो इस वक्त जो है जंग जो है वो ईरान की शर्तों पे खत्म होगी, और ईरान की जो शर्तें हैं वो 5, वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें से जैसा कि हमने कहा 4 के ऊपर सबकी सहमति है, किसी को कोई इनकार नहीं है, और अगर 4 भी वो मान लेते हैं तो काफी बड़ी बात होगी, और फिर उसके बाद युद्ध खत्म हो सकता है। जी राजीव जी। जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब सो के जग गए हैं, उठ गए हैं, सुबह का वक्त है, उठ गए हैं और लिख दिया, और वहाँ ब्रीफिंग चल रही है। ज़रा क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, ज़रा आइए बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्योंकि आप जानते हैं कि अपने यहाँ जब रात वहाँ दिन होता है, जब यहाँ रात होती है, तो सोए, अच्छे से सोए हैं, ईरान को कोस के सोए थे कल, और फिर जग के क्या कह रहे हैं देखिए ज़रा, स्क्रीन पर ले आइए ज़रा। जी, डोनाल्ड ट्रंप बहुत इम्पोर्टेंट बातें कहते हैं और वो सुनना ज़रूरी है, क्योंकि हर बार उनकी बातें कुछ और दिशा में जाती हैं, अभी कहाँ जा रही है ज़रा ये समझना भी ज़रूरी है। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम पहली बात कि पिछले 3 हफ्तों में हमने, हाँ देखिए ज़रा। Are you all ready? A lot of media, as usual. So thank you to the incredible members of my cabinet. They're doing a phenomenal job. Everybody pretty much agrees to that, including our newest member, Secretary of Homeland Security, Mark Wayne Mullen. Thank you, Mark. And we all know him very well, and he was a very popular senator, a very effective senator. Effective probably being the more important word, JD, don't you think? Yes, sir. And never seen before. People never knew there was such a capability. We have the strongest military anywhere in the world by far. I built it during my first administration, and I used it during my second administration. Unfortunately, because I'd rather not have to use it. But it's a display of force and precision and skill like nothing the world has really witnessed, although you got a pretty good witnessing of it in Venezuela also. And that was a smaller version of what we're doing now. We're crushing their missiles and drone stockpiles, destroying their defense industrial base. We've wiped out their Navy completely, their Air Force completely. We've wiped out a large percentage of their missiles. And the missile launchers, without the launchers, the missiles don't do any good. And we've knocked out probably close to 90% of the launchers, probably more than 90% of the missiles themselves. Between some they fired and more than they fired, we knocked out. We've also destroyed a lot of the factories. We're continuing to do that, but a lot of the factories where they manufacture the drones and the missiles. The drones too are way down, but the reason they're down is they go one way and they don't come back, because for the most part we're shooting them down.
but we also are able to. We've really done tremendous damage to the places where they make them. And just so we set the record straight, because I've been watching the Wall Street Journal's fake news and all these stories that get printed like, oh, I want to make a deal. They are begging to. फेक न्यूज़ पे ज़रूर आ गए। लास्ट में आपने सुन लिया, फेक न्यूज़ कह रहे हैं कि हम ईरान के मिसाइलों और ड्रोन के भंडारों को नष्ट कर रहे हैं और उनके रक्षा औद्योगिक आधार को तबाह कर रहे हैं। 90% तक कर चुके हैं। हमने उनकी नौसेना और वायुसेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। ये शक्ति, सटीकता और कौशल का ऐसा प्रदर्शन है जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा है। पिछले 3 हफ्तों में हमने ईरान की सैन्य क्षमताओं पर ऐसा प्रहार किया है जैसा पहले शायद ही किसी ने देखा हो। ये सारी बातें कह रहे थे यहाँ पे प्रशांत जी। इनकी टिप्पणी लास्ट का क्लोजिंग के लिए चलते हैं। और कैसे देखा जाए, डोनाल्ड ट्रंप पूरे कैबिनेट के साथ बैठे हुए हैं, अभी आपने देख लिया। देखिए, ट्रम्प साहब तो ये भी अभी कुछ दिन पहले भी यही कह रहे थे कि हमने ईरान को हमेशा के लिए जो है वो नेस्त नाबूद कर दिया, उनकी मिलिट्री को, उनकी नौसेना को, उनकी एयरफोर्स को, उनकी मिसाइल्स के भंडार को। और उसके बाद ईरान की मिसाइल कतर के रास लफान ऑयल रिफाइनरी को फूंक देती है, और ऐसा फूंकती है कि वो 5 साल तक नहीं दोबारा बन सकती है। वो इजराइल के अंदर रिफाइनरी पे हमले करती है, और अभी आज भी इजराइल के अंदर हमले हो रहे हैं। वो बहरीन में हमले करती है, वो डेटा सेंटर्स को उड़ा देती है। तो 3 डेटा सेंटर वो उड़ा चुकी है, जो ग्लोबल लेवल के डेटा सेंटर्स है। तो कहाँ ट्रम्प साहब का 90% तो चल रहा है बहुत दिन से। तो ये फेक न्यूज़, ये वॉर का नैरेटिव है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। इसको ये चलता है, दोनों तरफ से परस्पर वादे चलते हैं। ये कोई बहुत स्ट्रेटेजिक बात नहीं है। स्ट्रेटेजिक बात ये है कि जो ईरान ने किया है, पहली बात। दूसरी बात कि ईरान तो इंतजार कर रहा है कि आप लाओ तो ग्राउंड फोर्स। वो तो रेड कारपेट खोल के इंतजार कर रहा है कि आप लाओ तो। ग्राउंड फोर्स आने का मतलब वही होगा कि जैसे हिटलर की फौजें चली गई थी रूस के अंदर जी। तो डेड बॉडीज का इम्पैक्ट कहाँ ज्यादा होगा? ईरान ने तो अपने सुप्रीम लीडर की डेड बॉडी देख ली, बच्चों की डेड बॉडी देख ली। क्या अमेरिका की सोसाइटी ये देख पाएगी? ये मायने रखता है कि किसकी समाज में ये डेड बॉडीज और कॉफिन देखने की कितनी क्षमता है, एक बात। दूसरी बात कि देखिए, ईरान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, और ट्रम्प क्रूड ऑयल के भंडार के कब्जे की लड़ाई लड़ रहा है। नेतन्याहू अपनी सत्ता बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। तो तीनों कैंपों के ऑब्जेक्टिव बड़े अलग हैं, और यही तय करता है कि कौन कितना जो है वो किस तरीके से लड़ाई को कहाँ ले जाएगा। और लड़ाई, मैं फिर से कहूँगा कि लड़ाई हरमोज के ऊपर ही तय होगी। ईरान ने इस लड़ाई की नब्ज पकड़ ली है और उस पर वो कामयाब होगा। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत कुछ है इस जंग से, और ये बहुत खतरनाक दिशा में हम देख रहे हैं बढ़ते हुए। और इन सब के बीच ईरान जो है बिल्कुल टस से मस होने के तैयार नहीं है। ईरान लगातार हमले बोल रहा है, और अमेरिका और इजराइल की जो ये जॉइंट ऑपरेशन है, ये इस जंग में जो जॉइंटली दोनों कूदे पड़े हैं, उसमें डोनाल्ड ट्रंप यहाँ बहुत परेशान नज़र आते हैं। और नेतन्याहू को तो अपनी कुर्सी बचानी है। डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी दूसरी है, उनको अपनी बादशाहत बचानी है। दोनों में फ़र्क है, बादशाहत और कुर्सी में। डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी अभी 3 साल तक तो ऐसे भी कोई लेने वाला नहीं है, लेकिन उन बेंयामिन नेतन्याहू के साथ सामने बहुत बड़ी दिक्कत है, और इसलिए नेतन्याहू बातों को समझ नहीं रहे हैं और सीधे हमला कर रहे हैं। और इधर डोनाल्ड ट्रंप जितनी भी डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक वे में जो भी बातें करने की या करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो एक्सपोज होते जा रहे हैं। ट्रंप एक्सपोज हो रहे हैं, नेतन्याहू एक्सपोज हो रहे हैं, और
बहुत ही तैयारियों के साथ ईरान नजर आता है और कहता है कि आप उतारिए यहाँ हमारी ज़मीन पर अपने सैनिकों को, फिर दो दो हाथ कर लेते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। हम यही चाहते हैं कि न सैनिक उतरे और हम ये भी चाहते हैं कि तत्काल अभी